हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप सीएसजीएम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 2 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की आज ही हम करने जा रहे हैं मैराथन क्लास। ये पूरा वो पीडीएफ नोट्स हैं जो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में पेड नोट्स में आपको परचेस कराती हूँ। कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के इजी नोट्स फॉर इंग्लिश मीडियम अवेलेबल नहीं है इन मार्केट में। मैं 2-3 साल से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। और जो है इससे एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वीडियोस मैं बना पाऊँ। ठीक है, और इस वीडियो की रीच भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही इसी तरह से काम करता है कि जितना लाइक और कमेंट होगा उतना ही ज़्यादा उस वीडियो का प्रमोशन होगा। ठीक है, और एक बात और कहनी थी कि आपका पेपर कैसा हुआ है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर यहीं पर बताया करिए। पर्सनली आप सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि फिजिकल साइंस का आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, पूरा पढ़ाया हुआ था, नोट्स से था, जो वीडियोस में पढ़ाया है वहीं से आपको पेपर देखने को मिला था। तो कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताया करिए, जिससे जो और लोग हैं, चैनल से नए लोग जुड़ते हैं, उनको भी एक तरह से हेल्प हो जाएगी रिव्यूज के जानने के लिए। और साथ में मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन लगता है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, उससे आप लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के 3-4 साल के पीवाईक्यूज जो हैं वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, और उसी में ये मैराथन क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगी। दूसरा पॉइंट मुझे ये बताना था कि जो पेडागोजी स्पेशल क्लास के कॉमन टॉपिक्स थे, ठीक है, वो यहाँ पर मैं रिवीजन नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे और पेपर्स के लिए भी वीडियोस बनाने हैं। ठीक है, तो जो कॉमन टॉपिक्स है वो आप पेडागोजी स्पेशल क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहीं से देखेंगे। टोटल 10 कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके अलावा कंप्लीट रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स यूनिट 1 है आपका मैथमेटिक्स में। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इज द स्टोरी ऑफ हाउ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स, सिस्टम्स डेवलप्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू द प्रेजेंट. इट shows how human being gradually invented counting, numbers, shapes, pattern, algebra, geometry and logic, often to solve real life needs like trade, land measurement and astronomy. ठीक है, तो this is all about history of the mathematics, we all know that. मेजर स्टेजेस देख लेते हैं। अर्ली सिविलाइजेशन बिफोर 3000 बीसीई, काउंटिंग सिस्टम इन मेसोपोटामिया, बेबीलोन और इजिप्ट में फाइंड आउट हुआ। अर्ली नंबर्स यूज फॉर ट्रेड एंड मेजरमेंट्स। क्लासिकल अराउंड होता है हमारा क्लासिफिकेशन, जैसे अर्ली सिविलाइजेशन, क्लासिकल, मेडिवल एरा, रेनेसांस, मॉडर्न टू मॉडर्न। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ली नंबर ग्रीक मैथमेटिक्स फाउंड ऑन डिडक्टिव प्रूफ्स लाइक यूक्लिड, एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड एल्गोरिथम सच एज वर्क ऑफ आर्यभट्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री है। जस्ट कि आप जब पेपर पढ़ रहे हैं किसी को, तो थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज उसकी फ्रॉम द रूट होनी चाहिए। ठीक है, इन हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स रोमन एरा इज कॉल्ड डार्क एज ऑफ डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो पेपर है उसमें कुछ सारे ऐसे इस टाइप के हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो किस एरा को डार्क एरा बोला जाता है, याद रखना, रोमन एरा को। चलिए इंडियन मैथमेटिशियंस एंड देयर कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। नंबर 1 है आर्यभट्ट, अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, गिव द वैल्यू ऑफ पाई अप्रोक्सीमेटली 3.1416। ठीक है, वर्क ऑन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, यूज द आइडिया ऑफ जीरो इन कैलकुलेशंस। ऑथर्ड आर्यभट्ट मैथमेटिका, एंड ये एक इनका आर्यभट्टिया एक तरह से है, ये इनकी बुक है। फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स इनको माना जाता है आर्यभट्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भास्कर, अ फॉलोअर ऑफ आर्यभट्ट, एक्सप्लेन एंड डेवलप्ड आर्यभट्ट मैथमेटिकल आइडियाज। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया था, उसी उन्हीं के फॉलोवर थे। वर्क मेनली फ्रैक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री, रोट लीलावती एंड बीजगणित। तो याद रखना है, कभी कभी हिस्टोरिकल क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हैं उसमें कभी बुक पूछ लिया है नेम, कभी इन मैथमेटिशियन के नाम पूछे हैं। ठीक है, ब्रह्मगुप्त का क्या योगदान था? क्लियर गेव रूल फॉर जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, explain operations involving zero, addition, subtraction, multiplication, made major contribution to algebra and geometry. The first mathematician who clearly stated that the root of negative number does not exist was Brahmagupta. ठीक है, who gave the concept of zero? Brahmagupta gave the proper concept and rules of zero. याद रखना है, ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर आया हुआ है। बुद्धियान का भी नाम आता है, वैदिक सेज मैथमेटिशियन, ऑथर ऑफ द बुद्धियान सूत्र। ठीक है, अर्ली वर्क ऑन ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स इन एंशियंट इंडिया। के बाद श्रीनिवास रामानुजन का भी नाम आता है, लेजेंडरी इंडियन मैथमेटिशियन नोन फॉर वर्क इन द नंबर थ्योरी एंड इनफाइनाइट सीरीज। मैनी फॉर्मूलाज एंड नंबर्स आर नेम्ड आफ्टर हिम। के अलावा हमें जो पढ़ना है, पाइथागोरस ग्रीक फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, फेमस फॉर्मूला पाइथागोरम थ्योरम इन राइट एंगल्स।
वी ऑल नो दैट, पाइथागोरस थ्योरम। यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री इनको बोला जाता है। रेने डिकार्टे फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, नोन फॉर द कार्टेशियन ज्योमेट्री, इन्हीं के नाम पर है, लिंकिंग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। Hills, the scientist who brought a status of science in mathematics, याद रखना है, जिन्होंने status of science को mathematics से relate किया, ठीक है। He often considered one of the first individual to apply directive reasoning to geometry, moving mathematics from a set of empirical observation and structured scientific discipline with proofs। ठीक है, तो ये टोटल इन लोगों के नाम याद रखने हैं, इनका थोड़ा सा काम याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इन हिंदी मैथमेटिक्स इज नोन एज गणित, ठीक है, द साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। ये डेफिनेशन से याद रखनी, मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजंस, बेंजामिन पियर से ये आया हुआ है, वही यहाँ पर डेफिनेशंस मैंने इंक्लूड किए। मैथमेटिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड, पॉइंट केयर। मैथमेटिशियंस कंसिस्ट इन प्रोवाइडिंग द मोस्ट ऑब्वियस थिंग्स इन द लीस्ट ऑब्वियस वे, पोलिया। And it is more useful to know how to mathematize than to how know lot of mathematics। ये डेविड व्हीलर। तो ये 4-5 डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आई हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा होता है, यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं। बेसिकली आप को मोस्ट ऑफ द नेचर्स पता ही हैं, फिर भी हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग सारे ही कर लेते हैं। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पेस एंड नंबर। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड। मैथमेटिक्स इज अ सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। इट डील्स विद क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, सो एक एक चीज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जहां पर मुझे जरूरत लगेगी कि एक्सप्लेन की नीड है वहीं पर हम एक्सप्लेन करेंगे। इट इज एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस। इट इज साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इट इज settles in mind a habit of reasoning. It is inductive and experimental science. Mathematics has its own language। याद रखिएगा, theoretical questions में कभी कभी ये चीजें आ जाती हैं, तो कि अगर ऐसा आ गया कि लैंग्वेज है तो कंफ्यूज मत हो जाना, लैंग्वेज है। लैंग्वेज कंसिस्ट्स मैथमेटिकल टर्म्स, जैसे प्लस माइनस, हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखते हैं, उसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज माना जाता है। इट डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ इंडक्शन, डिडक्शन, जनरलाइजेशन। इंडक्टिव, डिडक्टिव और जनरलाइजेशन मेथड्स हम लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज इज वेल डिफाइंड एंड यूजफुल एंड क्लियर। मैथमेटिकल नॉलेज इज अप्लाइड इन द स्टडी ऑफ साइंस एंड इन डिफरेंट ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अदर साइंस, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैथमेटिकल लॉज, रूल्स, फॉर्मूलाज आर यूनिवर्सल होते हैं, दैट कैन बी वेरीफाइड एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम। Mathematical knowledge is based on sense organs. It gives accurate, reliable knowledge. It helps to develop the habit of self-confidence, self-reliance, scientific attitude in children, ठीक है। तो कहीं भी theoretical part आएगा तो आप इस तरीके से उसका आंसर देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग द वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। इसमें इंटेलेक्चुअल वैल्यू है। मैथमेटिक्स डेवलप लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू एनालाइज, कंपेयर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स क्लियरली। मॉरल वैल्यूज में भी आता है। मैथमेटिक्स टीचर्स ऑनेस्टी, एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस इन वर्क। स्टूडेंट लर्न पेशेंस, फेयरनेस एंड सिस्टमैटिक हैबिट्स। यूटिलिटेरियन की भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आ सकता है। प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि आप उसको यूजफुल है, वो डेली लाइफ के लिए यूजफुल, आप उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन डेली लाइफ लाइक शॉपिंग, बैंकिंग, मेजरिंग। सो इसकी वैल्यू कैसी है, प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग मनी, दिस इज कॉमन। मैथमेटिक्स इज द गेटवे ऑफ की ऑफ ऑल सक्सेस। बेकन का ये स्टेटमेंट है, याद कर लीजिएगा, आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिनरी वैल्यूज में देख लेते हैं। मैथमेटिक्स बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन। इट ट्रेन्स द माइंड टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। लॉके का स्टेटमेंट है, याद कर लीजिएगा, आया होगा, दैट इज व्हाई आई हैव हाईलाइटेड। सोशल वैल्यूज देख लेते हैं। मैथमेटिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डेटा, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ऑफ सोसाइटी। इट हेल्प्स सपोर्ट्स प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। कल्चरल वैल्यू देख लेते हैं। कल्चरल जैसे ये देते हैं, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। होगबेन का ये स्टेटमेंट है और ये पूछा भी गया, ये किस वैल्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो कल्चरल वैल्यू के अंतर्गत आता है। मैथमेटिक्स रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्बर्ट यूक्लिड शोज कल्चरल प्रोग्रेस, ठीक है। और ये जो है मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, ये स्टेटमेंट है किसका है, हॉगबेन का है। एथिकल वैल्यू देख लेते हैं। मैथमेटिक्स प्रमोट्स फेयरनेस एंड इम्पार्शियल जजमेंट। इट एनकरेजेस रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड लॉजिकल डिसीजंस, ठीक है। एस्थेटिक वैल्यू में देख लेते हैं। मैथमेटिक्स शोज ब्यूटी इन पैटर्न, सिमेट्रीज एंड डिजाइंस। तो एस्थेटिक वैल्यू के अंतर्गत भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। एंड अप्रिशिएट द वर्क ऑफ मैथमेटिशियन।
मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक अ सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्ट, म्यूजिक, मीनिंग ऑफ गेमिंग, प्लेजर फॉर दोज हु स्टडीड एंड लाइक इट। तो देखिए हर जगह मैथमेटिक्स है, यहाँ तक कि म्यूजिक भी जो सीखते हैं तो उसमें भी जो है मात्राएं होती हैं, तो किस नंबर में क्या होगा वो भी वहां पर एक तरह से मैथमेटिक्स है, ठीक है। आर्ट में भी, म्यूजिक में भी, हर जगह मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है। The children get encouraged satisfaction and happiness in attaining remarkable achievements. So sense of appreciation is developed in the mind of the child. Aesthetic value को लेकर आया हुआ है कि जहां पर appreciate करते हैं, ये जो मैंने highlighted लिखा है, अगर कौन सी वैल्यू शो करती है, अगर appreciate the work of mathematician, ठीक है, सो वहां पर आपको याद रखना aesthetic value. Vocational value, mathematics is necessary for career like engineering, banking and teaching. It is useful in field of data analysis, architecture and technology. ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज है। साइकोलॉजिकल वैल्यू देख लेते हैं। मैथमेटिक्स इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन आफ्टर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. It develops critical thinking and independent learning. Value related to scientific attitude. Mathematics develop accuracy, observation and logical reasoning. It supports scientific thinking and proof-based कंक्लूजन्स. इंटरनेशनल वैल्यू देख लेते हैं. इट मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है, इंटरनेशनल वैल्यू में आ जाता है क्योंकि जो कुछ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब यूनिवर्सल हैं, ऐसा है हर कंट्री की अलग अलग नहीं है, तो ये इंटरनेशनल वैल्यू है इसकी. साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन यूज मैथमेटिकल एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉज, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स. correlation with science, correlation with social science, correlation with commerce and economics, correlation with geography, correlation with computer science, correlation with art, correlation with language and correlation with work and education and correlation with physical education. तो देखिए मैंने जैसे पहले ही डिस्कस कर दिया कि ये सारे मैथमेटिक्स एक कोरिलेटेड टॉपिक है, हर सब्जेक्ट से कोरिलेटेड है, हर जगह मैथ्स लग रही है, ठीक है, और है एक्चुअल में ये खुद लग हर जगह रही है, अप्लाई हर जगह हो रही है, बट इट इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना डीप में नहीं पढ़ना है, क्विक रिवीजन कर रहे हैं. इंपॉर्टेंस, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस में मैथ मेक्स लर्निंग रियलिस्टिक एंड एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है. डेवलप इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग, प्रमोट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, हेल्प्स इन अचीविंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. Aim and objectives of teaching mathematics. And objective represent the first step in the teaching learning process because it is the starting point of the activities planning and instruction. तो याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप. कभी कभी पूछ लेते हैं टीचिंग के लिए पहला स्टेप क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. It also provide a basis for selection of evaluation procedures, concurrent development. Thus, objective validate whole teaching learning process. तो objective की हमने बात करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, B.S. Bloom accepted education as a triangular process. याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं चार नाम देकर कि किसने ट्रायंगुलर प्रोसेस बोला है, तो B.S. ब्लूम ने बोला है. कौन से ट्रायंगुलर है, ये जो एक ट्रायंगल का शेप दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव्स, चेंज इन बिहेवियर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. तो यहाँ पर ऐसा सीक्वेंस रहेगा, पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस, देन चेंज इन बिहेवियर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. तो अभी हम सबको पता है, डिटेल्स में एक बार पढ़ लेते हैं, तो कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है. टू डेवलप लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर, to develop problem solving ability, to develop numerical and computational skills, to develop scientific attitude, to prepare students for practical life, to develop creativity and critical thinking, to prepare for higher studies and careers, to develop appreciation of mathematical beauty. ठीक है, ये सारी चीजें जनरल हैं. इसी में मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पर, मैं एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स आ सकते हैं, तो इतने सारे एम हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं. इसी में से क्वेश्चन आता है कि थ्योरेटिकल जहाँ पर है कि कौन कौन सा एम है, तो आप इसको वहाँ से ही सॉल्व कर देंगे. एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में डिसिप्लिनरी, कल्चरल, यूटिलिटेरियन, ये सब हमने डिस्कस किया है. साइकोलॉजिकल, वोकेशनल, एस्थेटिक, कल्चरल, सोशल, आगे बढ़ जाए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. अब देखिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स देख लेते हैं. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फोकस किस पे करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर. मैथमेटिक्स डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, साइंटिफिक एटीट्यूड. इट ऑल्सो बिल्ड्स डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स. टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स को टीच करने, ये तो एजुकेशन, मैथमेटिक्स का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक लर्निंग, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ठीक है. आउटकम टू बी अचीव्ड इन द क्लासरूम, जो भी क्लासरूम में हम अचीव करते हैं, दैट इज टीचिंग ऑब्जेक्टिव. तो ये एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एम भी बोल सकते हैं, ठीक है, एम ऑफ मैथमेटिक्स.
और ये टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, परफॉर्म कैलकुलेशन एक्यूरेटली, अप्लाई फॉर्मूला इन डिफरेंट सिचुएशंस। दे शुड बी एबल टू इंटरप्रेट डेटा, ड्रॉ ग्राफ्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो डिफरेंस जो है एक देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि एम और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। तो एम हमेशा ब्रॉडर होते हैं और जनरल गोल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, जो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर एम बेसिकली। ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक एंड मेजरेबल होते हैं, याद रखिएगा, मेजरेबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। नेचर कैसा होता है, एम लॉन्ग टर्म ओवरऑल, और ये शॉर्ट टर्म प्रिसाइज। वाइड एंड जनरल, ये लिमिटेड एंड स्पेसिफिक। फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, पर्टिकुलर नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड। ठीक है, मेजरेबिलिटी, ये मेजर नहीं किए जा सकते एम, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग इज द एम ऑफ द टीचिंग मैथमेटिक्स, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन करेक्टली। दिस इज a specific objective. Okay, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड, एम टेल्स व्हाई वी टीच मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्टिव टेल व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू आफ्टर टीचिंग। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। Objectives of pedagogy of mathematics at secondary level based on Bloom's taxonomy and based of revised taxonomy। तो ये पूरा Bloom's taxonomy और जो है ये चैप्टर हमने जो है pedagogy स्पेशल क्लास में किया है, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो नाम मैंने नहीं किए वहां पर उसको करेंगे। तो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, इसमें किसकी अप्रोच आती है, रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच इन 1962, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच। ठीक है, तो इनका क्या था, अकॉर्डिंग टू मेगर्स अप्रोच, एक्शन वर्ब्स आर यूज टू राइट ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। ठीक है, तो याद रखना है, कहीं कहीं पूछते हैं कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए क्या यूज किया था, और एक्शन वर्ब्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, रॉबर्ट मेगर्स ने राइट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिखा है इन बिहेवियर के टर्म में, और किस डोमेन कौन सा रहेगा इनका, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। ठीक है, तो क्या है, यूज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एक्शंस लाइक परफॉर्म बिहेवियर, व्हाट द लर्नर शुड बी एबल टू डू। ये बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि आप बिहेवियर को, चेंज इन बिहेवियर का मतलब है कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद या पढ़ाई के बाद आप कितना बिहेवियरली चेंज, नहीं, आपका जो कॉग्निटिव चेंज होता है, इफेक्टिव चेंज होता है, और साइकोमोटर चेंज होता है, ये तीनों ही चेंज इन बिहेवियर में आते हैं। बिहेवियर का मतलब आप उसको फिजिकल बिहेवियर से मत लीजिएगा। ठीक है, conditions what under what circumstance the learner will perform and criteria the level of performance required। तो ये इनके तीन कंपोनेंट्स थे, इतना डीप में आया नहीं हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर किया है कि कभी अगर पूछ लें तो आप उस तरह से लिख पाए उसको। आपको मेन नाम याद रखना है, रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच इन 1962 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, इन्होंने कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन पे बात किया। नॉर्मन ग्रोलैंड्स अप्रोच 1970, इन्होंने जनरल ऑब्जेक्टिव अप्रोच बात करी है। ठीक है, तो ये बिहेवियर पर नहीं है। टू स्टेप्स प्रोसेस किया है, राइट अ जनरल ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन स्किल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो नॉर्मन गोरलैंड्स की अप्रोच है, ये जो है मेगर अप्रोच से थोड़ी फ्लेक्सिबल है, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच इन 1962। मिलर्स मेथड इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन इन बिहेवियरल टर्म। ठीक है, तो रॉबर्ट मेगर ने जो है कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव पे लिखा, और इन्होंने साइकोमोटर डोमेन पे लिखा। क्लियर, बस इतना ही याद रखना है आपको। मिलर हैज एम्फेसाइज्ड स्किल एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरसीएम अप्रोच 1972, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो फुल फॉर्म तो आप याद ही रखेंगे, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है। दिस अप्रोच गिव एम्फेसिस ऑन मेंटल एबिलिटीज पे याद रखना है, कॉग्निशन पे बात करिए, और किसने दी थी, डॉक्टर दवे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें एक जो कुछ फेन फोकस है, फोकस कंटेंट बेस्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये हमने जो है अपनी पेडागोजी स्पेशल क्लास में टॉपिक किया हुआ है। कैटेगरीज इसमें 4 टाइप्स की दी गई, 17 सब कैटेगरीज थी। जो ब्लूम्स ने 6 दिया था, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था 4 में। ओके, क्रिएटिविटी लास्ट, एनालाइज, सिंथेसिस, इवैल्यूएट को इसमें ही इन्होंने इंक्लूड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पेडागोजी स्पेशल क्लास में की है, जो नहीं की है सिर्फ मैं वहीं पे यहाँ पर डिस्कस करूंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आई.के. डेविस, स्ट्रेटजीज आर ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये आया होगा, दैट इज वाई मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा है कि आई.के. डेविस ने बोला था स्ट्रेटजीज आर ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। ये किसका स्टेटमेंट है, आई.के. डेविस। मैरिसन हैज प्रेजेंटेड सुपरवाइज स्टडी फॉर द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल इन मैथमेटिक्स। ठीक है,
द फॉर्म ऑफ ड्रिल वर्क्स इज ओरल वर्क, रिटन वर्क एंड होमवर्क वर्क। अगर आता है कि ड्रिल वर्क क्या है, ड्रिल का मतलब क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस कराना, तो उसमें ओरल वर्क, रिटन वर्क और होमवर्क तीनों ही आते हैं ड्रिल वर्क में। द कॉम्प्लीमेंट्री रिटन वर्क इज होमवर्क। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रिटन वर्क क्या है, तो दैट इज होमवर्क। ओरल वर्क इज मोर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ अलर्टनेस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन द हाईलाइटेड लाइंस। ठीक है, कि ओरल वर्क इज मोर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि बच्चा सुनेगा ना तो वो ज्यादा अलर्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्ट्रेटजीज इज अ ब्रॉड प्लान overall approach adopted by a teacher to achieve learning objectives. It includes selection of mathematics techniques and activities. तो ये टॉपिक भी हमने पेडागोजी वाली क्लास में किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, लेक्चर कम मेथड है, प्रोजेक्ट, ये सारे हमने किए हुए हैं। माइक्रो टीचिंग हमने किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टीम टीचिंग। ये किया है लेकिन इतना डीप में नहीं किया है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। द आइडिया ऑफ टीम टीचिंग वाज डेवलप्ड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन यूएसए 1954। जी फ्रीमैन इंट्रोड्यूस द आइडिया इन ब्रिटेन 1960। ठीक है, जी फ्रीमैन का नाम आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टीम टीचिंग बेसिकली क्या होती है। टीम टीचिंग इज ए इंस्ट्रक्शनल स्टडी वेयर 2 और मोर टीचर्स कोलैबोरेट टू प्लान, टीच एंड इवैल्यूएट द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक ही क्लास में 2 टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं। कोलैबोरेटिव प्लानिंग होती है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होती है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपर्टीज एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट। तो ये सारी चीजें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है हमारा, टू मेक द क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हो गया। टाइप्स में देख लेते हैं, कभी कभी नाम पूछ लेते हैं तो इसलिए याद रखना जरूरी है। कोलैबोरेटिव टीचिंग, सपोर्टिव टीचिंग, पैरेलल टीचिंग, अल्टरनेट टीचिंग या रोटेशनल टीचिंग, ये सारी ही टाइप्स हैं टीम टीचिंग के। ठीक है, कोलैबोरेटिंग में जहां पर टीचर शेयर्स द क्लासरूम इक्वली, सपोर्टिव मींस वन टीचर लेट्स एंड व्हाइल अदर सपोर्ट्स, पैरेलल में क्लासेस डिवाइडेड एंड ईच टीचर इंस्ट्रक्टर स्मॉलर ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। पैरेलल टीचिंग, यहाँ भी कुछ पढ़ाई करे सेम क्लास में। अल्टरनेटिव, वन टीचर हैंडल्स अ लार्ज ग्रुप एंड अदर वर्क्स विद अ स्मॉल ग्रुप नीडिंग स्पेशल अटेंशन, जो स्लो लर्नर्स हैं उन पर वर्किंग हो रही है। रोटेशनल टीचिंग, टीचर रोटेट्स रोल्स ऑफ और स्विच टॉपिक्स टू कीप द क्लास एंगेज। ठीक है, तो ये नॉर्मल ये टाइप्स थे, इनको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है स्टेप ऑफ टीम टीचिंग में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए एडवांटेज देख लेते हैं। इंप्रूव टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, इनहांस लर्निंग थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अलाउ फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट, हेल्प टीचर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, प्रोवाइड बेटर रेमेडिएशन एंड एनरिचमेंट। ठीक है, डिसएडवांटेज भी कुछ हैं, रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, टीचर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। डिफरेंस इन टीचिंग स्टाइल में क्रिएट कंफ्यूजन, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है। शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में राइज एंड एक्स्ट्रा वर्कलोड फॉर टीचर्स इन प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो टीम टीचिंग में इतना ही हमें पढ़ना है। एक्शन रिसर्च को हमने डीप में जाके किया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। मैथमेटिक्स में इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम इसको यहाँ पर समझेंगे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस इज अ न्यू स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, it is highly individualized instructional strategy of for the modification of behavior। तो ये कैसी इंस्ट्रक्शन हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है, मींस इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की जो स्ट्रैटेजी है वो यूज की जाती है। इट अलाउज लर्नर टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस। ठीक है, रिसीव इमीडिएट फीडबैक, रीइंफोर्स इन लर्निंग। ये टॉपिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का आपका टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन में भी है। ठीक है, मॉडर्न प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइकोलॉजी, यहाँ पर साइकोलॉजी होगा, ऑफ लर्निंग एंड फॉर्म टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ जो लर्निंग है उनको यूज करके जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग करना। ठीक है, कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर पढ़ाना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रोग्राम का मतलब एक प्रोग्राम। अब यहाँ पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को वैसे तो हम लोग आजकल जो है कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड बोलते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, लेकिन बेसिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि जहाँ पर बच्चा जो है अपने आप से पढ़े, अपने आप अपने पेस से पढ़ पाए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बेसिकली दिस मेथड इज बेस्ड ऑन बीएफ स्किनर थ्योरी ऑफ अपेरेंट कंडीशनिंग। ये याद रखना है कि बीएफ स्किनर थ्योरी ऑफ अपेरेंट कंडीशनिंग साइकोलॉजिकल बेस्ड होता है ये।
It is related to student activity. Program instruction is that in which student self is studied by the teaching machine. ठीक है, तो वही जहाँ पर कंप्यूटर का यूज हो करके पढ़ाते हैं वहां पर टेक्स्ट बुक्स एंड स्पेशल करिकुलम। नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस को सेल्फ पेस्ड लर्निंग माना जाता है, सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन माना जाता है, स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है और मास्टरी लर्निंग। क्लियर, चलिए देख लेते हैं आगे। इसमें टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस में आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों ही, मैथमेटिक्स हम आगे देखेंगे, ये तीनों ही इसमें आती हैं। और हमने ये जो है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली क्लास कराई है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, क्लास नंबर 2 में मैंने ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वाला पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। लीनियर प्रोग्रामिंग को स्किनर मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि बीएफ स्किनर ने दिया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेट सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, डीप में डिस्कस किया है। लर्नर मस्ट कंप्लीट वन स्टेप आफ्टर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। एग्जाम्पल है कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल एंड जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या है, किसने डेवलप की थी, नॉर्मन ए क्राउडर ने की थी। प्रोवाइड मल्टीपल पाथ्स बेस्ड ऑन लर्नर रिस्पॉन्स, ठीक है, तो जैसे कि आप एक सिंपल सा, मैंने वहां भी डिस्कस किया कि एक मान लीजिए हम कोई कोर्स डेवलप किया है जिसमें 8 क्विज है एक, मान लीजिए, ठीक है, तो 8-10 उसमें जो है आपके विंडोज ओपन होंगी। तो लीनियर में क्या होगा, ये वाला जब आपने सॉल्व किया तब आप नेक्स्ट जाएंगे, और अगर नहीं रिस्पॉन्स सही हो रहा है तो आप नेक्स्ट नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कई बार हिंट दी जाएगी तब आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन समटाइम्स अगर हिंट नहीं मिल पा रही है तो आप यहाँ पर वो ये चीज़ हिंडर हो जाएगी, वैसे आप रुकावट हो जाएगी कोर्स को पूरा करने पे। लेकिन ब्रांचिंग में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका आंसर आप रॉन्ग बच्चा नहीं कर पा रहा है सही, तो उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच खुल जाएगी, रेमेडियल उसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडियल यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो ब्रांच, कई ब्रांचेस में ऑप्शन के बाद आप नेक्स्ट पे जंप करेंगे, तो ये इसको ब्रांचिंग बोलते हैं। नॉर्मन एंड क्राउडर ने किया था। प्रोवाइड मल्टीपल पाथ बेस्ड फॉर लर्नर स्पेस, इनकरेक्ट डायरेक्ट लर्नर्स टू रेमेडियल कंटेंट, ठीक है, जैसे एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर है, इंटरेक्टिव ई बुक्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रिइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेस लर्निंग, सेल्फ टेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ चेयरफुल, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग एट हिज ओन पेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ टीचर, ठीक है, हेल्प स्टूडेंट करता है। क्योंकि अगर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है लाइक कोई कोर्स मटेरियल भी है, ठीक है, सिर्फ ये कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, अगर कंप्यूटर में तो इंक्लूडेड है ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल है जो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट जैसे करस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे टीचर की जरूरत नहीं होती है, पूरा ऐसा ही वो जो कोर्स जो है इंस्ट्रक्ट डिजाइन किया जाता है कि वो लर्नर अपने पेस से खुद उसको सीख सके, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो गया यहाँ पर, देखिए, प्रेजेंट द कंटेंट इन कंट्रोल्ड मैनर एंड लॉजिकली रिलेटेड स्टेप्स। डिसएडवांटेज भी हो गया, लैक ऑफ पर्सन इंटरेक्शन विद टीचर, अब टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मोनोटोनस रेपिटेटिव हो सकता है, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्कशन बेस्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स होती है प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस एफ गिलबर्ट, तो नाम पहले तो याद कर लीजिएगा। सिस्टमैटिक अप्रोच टू लर्निंग बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी, तो ये बेसिकली स्किल को डेवलप करने के लिए होती है, मास्टरी के लिए होती है, ठीक है। अगर आ जाए कि मास्टरी के लिए कौन सी है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सी है, तो मैथमेटिक्स। अनलाइक ट्रेडिशनल प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन विच प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस, मैथमेटिक्स फोकस ऑन एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोच के बारे में इतना जाना नहीं है, हमने ऑलरेडी सब डिस्कस कर लिया है। इंक्वायरी बेस्ड साइंस लर्निंग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, प्रोग्राम, टेक्स्ट बुक। एडवांटेज क्या है मैथमेटिक्स का, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनकरेज एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट लर्निंग, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग पेस एंड हेल्प्स इन बेटर रिटेंशन एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लेसन प्लान, इसमें भी ये टॉपिक भी मैंने पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया है, जो छूट गया है बस वहीं डिस्कस करने वाले हैं। एक देख लेते हैं यहाँ पर, मॉरिसन अप्रोच है, ये मैथमेटिक्स में ही है, तो मैंने कॉमन टॉपिक में इंक्लूड नहीं की थी। मॉरिसन अप्रोच फॉर लेसन प्लानिंग, दिस अप्रोच इज गिवन बाय हेनरी सी मॉरिसन, इट इज बेस्ड ऑन यूनिट्स, और यूनिट प्लान के लिए भी मॉरिसन को ही माना जाता है, और उसके जो दिया था सबसे पहले किसने, मॉरिसन ने दिया था यूनिट प्लान। इसको साइक्लिक प्लान ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं, ठीक है, मॉरिसन अप्रोच ऑल्सो नोन एज साइक्लिक प्लान ऑफ टीचिंग। 5 स्टेप्स हैं, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन, ये याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। मॉरिसन में द मेन स्ट्रेस ऑन एसिमिलेशन एस्पेक्ट व्हाइल हर्बर्ट स्ट्रेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग,
तो अगर हर्बर्ट और मर्सन के कंपैरिजन में कुछ आ जाता है तो आप यहाँ से देखकर करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेसन प्लान, माइक्रो, मैक्रो, ये सब हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है, प्लीज उसको क्लास को देखिएगा आप जरूर। यूनिट प्लान भी हमने किया हुआ है पेडागोजी वाली क्लास में। चलिए एक आता है रिसोर्स प्लान। रिसोर्स प्लान देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। अ रिसोर्स प्लान इज सिंपली कलेक्शन ऑफ सजेस्टेड लर्निंग एक्टिविटीज एंड मटेरियल्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ गिवन टॉपिक टू बी यूज्ड फॉर फीचर्स प्री प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लान बेसिकली क्या हो गया है कि रिसोर्स जहां से टीचर जो है अपना टॉपिक उठाता है उसका रिसोर्स हो गया। इट मीन्स दैट रिसोर्स आर एडेड टू अ यूनिट प्लान, इट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लान। रिसोर्स प्लान जब यूनिट प्लान स्किल में ऐड हो जाता है, मीन्स कहाँ से वो यूनिट का रिसोर्स है, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक लेकर आएंगे तो कहीं पीछे से उसका रिसोर्स भी होगा, तो वो उसका रिसोर्स प्लान हो गया। अ रिसोर्स प्लान इज डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स प्रेफरेबली रिप्रेजेंटिंग सेवरल सब्जेक्ट्स एरियाज अराउंड अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। द रिसोर्स प्लान इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन अ यूनिट लेसन और यूनिट प्लान, क्योंकि ये ब्रॉडर लेवल हो गया, यहीं से यूनिट प्लान बनाओ फिर यूनिट से लेसन प्लान बनाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? इनहेंस लेसन इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट, इंश्योर स्मूथ क्लासरूम मैनेजमेंट, हेल्प इन टाइम एंड बजट मैनेजमेंट, रिड्यूस लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेस। यूनिट प्लान इज नैरोर टर्म, हैंस रिसोर्स प्लान इज ए वाइडर टर्म, इनकॉर्पोरेट्स इन रिसोर्स यूनिट, ठीक है। यहाँ डिफरेंस भी एडेड है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, फिर भी देख लेते हैं। यूनिट प्लान नैरो टर्म, रिसोर्स प्लान वाइडर टर्म। लेस नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ड्यू टू प्लानिंग, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आर मोर ड्यू टू लार्ज रिसोर्स, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट एज इट्स फॉर द स्टूडेंट टू कवर द सिलेबस, नॉट इंपॉर्टेंट मच, इट इज फॉर टीचर्स टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। तो रिसोर्स प्लान इज फॉर टीचर्स एंड यूनिट प्लान इज फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। इट इज रिजिड एज इट इज नीडेड बाय द करिकुलम, इट इज फ्लेक्सिबल। रिसोर्स प्लान से आप कई सारे रिसोर्स को यूज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग जो आपका कंटेंट है, मटेरियल है, उसको बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये पीडीएफ भी है, ये कहीं से तो मैंने इसको रिसोर्स यूज किया है, तो दैट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय टीचर इंडिविजुअली यूनिट प्लान, और इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स, क्लियर। टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी हमने बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर हम सिर्फ मेन पॉइंट देख लेते हैं। जैसे टीचिंग में एड्स आर प्राइमरली यूज टू इंगेज स्टूडेंट एंड क्लैरिफाई स्टेप्स। क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज वाई हाईलाइट करके लिखा है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो टीचिंग एड्स जो हैं वो प्राइमरली किस चीज़ के लिए यूज किए गए? स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। टीचिंग एड्स कैन हेल्प एड्रेस डाइवर्स लर्निंग स्टाइल बाय कैटरिंग टू विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स थ्रू डिफरेंट मीडिया। इसके अलावा विजुअली आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑडियो से पढ़ाते हैं या फिर एक्टिविटी करके सिखाते हैं, तो दे कैन हेल्प मोर टू मीन्स दे प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग टीचिंग स्टाइल आप प्रोवाइड करते हैं थ्रू टीचिंग एड्स, ठीक है। एडगर डेल का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने एक ये जो डेफिनेशन दी थी, याद कर लीजिए, कभी कभी पूछी जा गई है शायद। ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज डिवाइसेस बाय विच यूज ऑफ communication of ideas between person and group in various teaching and learning situation is helped. These are also termed as multi-sensory material, ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा सेंसेस का यूज किया जाता है। बाकी चीजें हम लोग कर चुके हैं। एक यहाँ पर देख लेते हैं, प्रिंसिपल कभी कभी आ जाता है, प्रिंसिपल इन द यूज ऑफ ऑडियो विद विजुअल एड्स। तो क्या क्या प्रिंसिपल होंगे? प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, ठीक है। ये याद रखिएगा, हो सकता है प्रिंसिपल्स पूछ ले जाते हैं कभी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड, तो ये चार हैं, 5 नाम आप याद रखिए। ऑडियो विजुअल ये सारा हमने बहुत डीप में डिस्कस किया हुआ है। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रही हूँ। ओवरहेड प्रोजेक्टर इज अ पॉपुलर टीचिंग टूल, इट प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोजेक्ट स्टिल इमेजेस, इधर टीचर स्टूडेंट और कॉमर्शियल मिड इनटू अ फ्लैट वर्टिकल सरफेस लाइक वॉल, ठीक है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन तो यही होता है, स्टिल इमेजेस को प्रोजेक्ट करना। एलसीडी पैनल्स क्या होते हैं? इनका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल पैनल्स आर एन एक्सपेंसिव वे टू प्रोजेक्ट कंप्यूटर इमेजेस ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, तो ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों प्रोवाइड करते हैं एलसीडी, वाइल ओएचपी प्रोवाइड्स द लाइट शाइन थ्रू द पैनल टू प्रोजेक्ट द इमेजेस ऑन स्क्रीन, जबकि ओएचपी क्या करता है? सिर्फ स्टिल इमेजेस को प्रोजेक्ट करता है।
Magic Lantern is an early type of image projector used to display pictures on a screen or wall. Magic Lantern का भी यूज किया जाता है, ये एक अर्ली टाइप ऑफ इमेज प्रोजेक्टर है, ठीक है, जिसमें पिक्चर्स को स्क्रीन या वॉल पे जो है डिस्प्ले किया जाता था. इट वॉज यूज वाइडली यूज इन एजुकेशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न प्रोजेक्टर. क्लियर है. नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में, ये हमने पढ़ाई हुआ है. प्रोजेक्टिव एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड एंड एक्टिविटी बेस्ड एड्स होते हैं. तो पूछा शायद आया है क्वेश्चन, टीचिंग एड्स कितने टाइप के होते हैं. तो 3 टाइप के होते हैं. बेस्ड, अगर एक तो विजुअल, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल, अगर इस तरीके से मानेंगे, और अगर प्रोजेक्शन के बेस पे मानेंगे तो प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड एंड एक्टिविटी. इसमें से नाम या देख लीजिएगा आप क्लास से, ये सारे नाम है, कौन सा प्रोजेक्टेड है, कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड है, कौन सा एक्टिविटी है. कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया था? ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंस विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर क्लासरूम टीचिंग आर शोन बाय एडगर डेल इन पिक्टोरियल डिवाइस पेनाकल फ्रॉम इज कॉल्ड कोन ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस का टॉपिक भी हमने किया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, इसको भी किया है, देख लेते हैं. व्हाट इज एन इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस? इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस आर लो कॉस्ट सेल्फ मेड टीचिंग एड्स प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स और स्टूडेंट्स. ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कौन प्रिपेयर करता है, तो या तो टीचर प्रिपेयर करते हैं या तो स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं. यूजिंग लोकली अवेलेबल मार्केट टू मटेरियल्स टू एक्सप्लेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इफेक्टिवली. ठीक है, जो आसपास के आपके लोकल में मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज करके. फ्रैक्शन मॉडल कैन मेड फ्रॉम कार्डबोर्ड, एंगल मेजरमेंट यूजिंग थ्रेड एंड प्रोटेक्टर, algebraic identity models using paper square, graph board made on chart paper. तो ये these are the examples. अब इंपॉर्टेंस क्या है? मेकिंग लर्निंग कॉन्क्रीट एंड क्लियर, लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल, प्रमोट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंटरेस्ट इंक्रीज इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन, डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड टीचर एंड स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये पांचों यहाँ पर जो है याद रखिएगा, कभी कभी इंपॉर्टेंस में ही आ जाता है जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस क्या? आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार. आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट किस पर बनाना है, फिर प्लान करेंगे डिजाइन, देन यूज सिंपल एंड लोकल मटेरियल, देन इंश्योर एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, देन टेस्ट बिफोर यूज. ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स रहेंगे, याद रखिए. OER पे हमने ऑलरेडी अपने पेडागोजी वाली क्लास में किया है और मूक पर भी किया है. मूक OER फुल फॉर्म ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड मूक इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. ठीक है, चलिए करिकुलम देख लेते हैं, ये टॉपिक भी हमने किया हुआ है. द करिकुलम वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरे. ठीक है, विच मीन्स टू रन एंड रन कोर्स. ठीक है, डेफिनेशंस खाली मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी. अकॉर्डिंग टू कनिंघम, ये आ सकता है, आया भी है शायद किसी पेपर, पेडागोजी पेपर में. करिकुलम इज अ टूल इन हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट विच टू मोल्ड हिज मटेरियल मीन्स पीपल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स इन हिज स्टूडियो. ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है? कनिंघम की, याद रखना है. अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल, करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एन एपिटोम ऑफ राउंड फुल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ. के अलावा क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर एक्सपीरियंसेस इन और आउटसाइड दैट आर इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम विच हैज बीन डिवाइज्ड टू हेल्प हिम टू डेवलप मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्लेलर्स एंड अलेक्जेंडर, ये डेफिनेशन भी आई हुई है, दैट इज वाई इंक्लूडेड हियर. द टोटल एफर्ट ऑफ द स्कूल इज टू ब्रिंग अबाउट डिजायर आउटकम इन द स्कूल एंड आउट ऑफ द स्कूल सिचुएशन. ठीक है, तो डेफिनेशन एज इट इज आप दिमाग में रखिएगा, आ जाता है तो डायरेक्ट आपको इसका जो है आंसर देना और आपका नंबर इजीली गेन हो जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं पर्पस ऑफ करिकुलम, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम पूछा गया है कई बार, चलिए देख लेते हैं. एक तो चाइल्ड सेंटर्डनेस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन होना चाहिए. प्रोग्रेशन मीन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. यूटिलिटी होनी चाहिए, कल्चरल एंड सोशल रिलेवेंस होना चाहिए, बैलेंस और इंटीग्रेशन होना चाहिए, साइकोलॉजिकल कंसीडरेशन, इवेल्युएशन एंड फीडबैक, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने, कोरिलेशन का मीन्स कोरिलेशन विद लाइफ या अदर सब्जेक्ट. प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं क्वेश्चंस की क्या, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, तो आप ये याद रखें. टाइप्स ऑफ करिकुलम भी हमने डीप में डिस्कस किया है क्लास में, फिर भी एक बार देख लेते हैं. फॉर्मल करिकुलम क्या होता है? जो प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है. इनफॉर्मल क्या होता है? जो आप आउटसाइड द क्लासरूम बच्चे सोशल इंटरेक्शन से और एक्टिविटीज करके सीखते हैं. लर्निंग टीम वर्क थ्रू स्पोर्ट्स एंड मॉरल वैल्यूज एट होम. हिडन करिकुलम क्या होता है? रिटन लेसन्स, अनरिटन लेसन्स स्टूडेंट लर्न फ्रॉम स्कूल कल्चर एंड टीचर्स एटीट्यूड. जो आप बच्चे आपस में पीयर ग्रुप से सीखते हैं या टीचर से जो बिहेवियर वाइज. कोर करिकुलम अगर क्या होता है? कॉमन सेट ऑफ सब्जेक्ट दैट ऑल स्टूडेंट मस्ट स्टडी टू इंश्योर
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं कोर करिकुलम। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम क्या होता है? फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, इनकरेजिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड एंड एक्सपेंडेड अपॉन हायर लेवल्स फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। स्पाइरल करिकुलम पे आया हुआ है कि जैसे कि आपने पहले ग्रेड में आपने पढ़ा, सिर्फ एडिशन पढ़ते हैं, फिर दूसरे ग्रेड में हम उसका और जो है 3 डिजिट एडिशन, फिर बच्चे को आगे बढ़ाया जाएगा 5 डिजिट एडिशन, इसके बाद जो है एडिशन को यूज करके नेक्स्ट जैसे फ्रैक्शंस बताया, फ्रैक्शंस का और मॉडर्न वर्जन, फिर धीरे धीरे तो मीन्स एक ही जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है उसको 4th 5th ग्रेड तक रिपीट कर करके और थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए डालते जाते हैं कॉन्सेप्ट। उस तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेसिक अलजेब्रा अर्ली ग्रेड, फिर एडवांस अलजेब्रा इन स्कूल, तो उसे बोलते हैं स्पाइरल करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या होता है? ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम विद सेपरेट सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर जो बनाया जाता है। लर्नर सेंटर, जहां पर बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, फोकस ऑन द इंटरेस्ट, नीड्स, एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम क्या होता है? फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट रेदर देन मेमोराइजेशन, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ये कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम में आ जाएगी। नेक्स्ट आ गया है इंटीग्रेटेड करिकुलम में क्या? कंबाइन डिफरेंट सब्जेक्ट टू क्रिएट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे टीचिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी टुगेदर इन सोशल स्टडीज, ठीक है। जैसे पहले साइंस हम लोग जो ग्रेड 5th तक के इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं, तो उसमें जो है एसएस और साइंस दोनों ही इंटीग्रेटेड रहती है। फिर उसके बाद जो है साइंस और एसएस अलग होती है, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक साथ पढ़ाई जाती है 10th तक, ठीक है। तो वो क्या है? इंटीग्रेटेड करिकुलम। चलिए, एक तो डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, ठीक है, इसको भी हमने किया है, लेकिन एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। सिलेबस इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी टॉट इन अ सब्जेक्ट, ठीक है, बाकी करिकुलम क्या होता है? कंप्लीट एजुकेशनल प्लान होता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल से बता दे रही हूँ, जो आप बीएड में अभी पढ़ रहे हैं दैट इज योर सिलेबस, लेकिन जो पूरा बीएड में इंटरनल्स होते हैं, टीचिंग जो होती है और साथ में आपका फील्ड ट्रिप्स होती है, ये सारी चीजें दैट इज करिकुलम, पूरा डिजाइंड करिकुलम, पूरा सेमेस्टर, ठीक है। Syllabus is what to study, is subject specific, short term, and curriculum is what, how and why to study, overall educational framework. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या बेसिस हैं? फिलोसफिकल भी है, सोशोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है और साइंटिफिक बेसिस। इतना याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ बुक नेम्ड करिकुलम प्रोसेस किसने दी थी? बी के व्हीलर। While organizing the curriculum in any subject, generally 2 methods और अडॉप्टेड, ये याद रख लीजिएगा। 2 मेथड्स कौन से हैं? टॉपिकल मेथड एंड स्पाइरल मेथड। टॉपिकल मेथड क्या होता है? कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड टॉपिक वाइज, ईच टॉपिक इज completed fully before moving to the next. Example, teaching the entire algebra चैप्टर फर्स्ट देन ज्योमेट्री, तो ये हो गया टॉपिकल मेथड। जैसे पहले अलजेब्रा पढ़ाएंगे, फिर अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, तो ये टॉपिकल मेथड हो गया। स्पाइरल तो अभी हमने डिस्कस किया, टॉपिक्स आर इंट्रोड्यूस एट सिंपल लेवल एंड रिविजिटेड रिपीटेडली इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है। जैसे प्राइमरी लेवल पे फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन, देन हायर क्लासेस में और ज्यादा आगे जाके उसको और ज्यादा डीप में बताने लगा। क्लियर? तो ये मेथड दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन कभी कभी जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट आर द एनालिसिस या एग्जिस्टिंग मैथमेटिक करिकुलम है सेकेंडरी लेवल पर, उस पर क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उस देख लेते हैं। अ क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स एग्जामिनिंग the strength and limitations of the present secondary mathematics curriculum, ठीक है। so strength इसमें क्या क्या है? conceptual structure है, the curriculum is logically arranged from simple to complex topics like algebra, geometry, trigonometry and statistics. फोकस किस पर है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर, एनकरेजिंग रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन विथ रियल लाइफ और अलाइनमेंट विद नेशनल गोल्स, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेंथ है, यही आपका करिकुलम जो है पेडागोजी में, यही उसका मेन मोटिव होता है, या कह सकते हैं कि जो है उद्देश्य यही होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बच्चों को रियल लाइफ कॉन्टेक्ट से आप पढ़ाइए, जोड़कर पढ़ाइए, उनके लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सबको डेवलप करिए, ठीक है। लिमिटेशंस क्या हो जाती है? लेकिन सिंस अभी ये सब बातें में ज़्यादा है जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ मतलब कहते हैं ना, उसको ज़मीन पर आगे देखेंगे कि ऑन फ्लोर पर क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच, अभी भी वो बच्चों को एकेडमिक्स में अच्छा करना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी उस तरह से पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है अप्लाइड नहीं है। ओवरलोडेड कंटेंट, लिमिटेशंस इसकी यही है कि ओवरलोडेड कंटेंट है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच आज भी है,
लेस प्रैक्टिकल अप्रोजर एंड फियर एंड एंग्जाइटी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फियर एंड एंग्जाइटी कभी कभी बच्चों में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ टॉपिक समटाइम्स इंक्रीज मैथ फोबिया अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट अगर आता है तो इंक्लूड मोर एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, रिड्यूस कंटेंट लोड एंड फोकस मोर ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट बोर्ड्स एंड मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर्स, encourage project work, mathematical games and real life applications. ठीक है, the existing secondary mathematics curriculum is strong in content, logical development but need improvement. Always improvement का chance तो रहता ही है to make it more meaningful and learner centered. ठीक है, मैथमेटिक क्लब देख लेते हैं। मैथमेटिक क्लब इज अ एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्कूल फॉर्म टू प्रमोट इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स थ्रू को करिकुलर एंड इनरिचमेंट एक्टिविटीज बियॉन्ड द क्लासरूम। ठीक है, तो कभी कभी सिंपल एक मैथमेटिकल क्लब है लिखकर आता है, इज डिफाइंड एट या इज, और 4 ऑप्शंस देंगे कि ये चीज़ें होती हैं। तो आपको याद रखना है कि बच्चे की का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उसकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए मैथमेटिकल क्लब का जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़, इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा इनरिच करके पढ़ाने की नई नई तरीके से चीज़ों को बच्चों को समझाई जाती हैं। सेटिंग क्या है? ऑर्गेनाइज्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, हैज़ स्टूडेंट मेंबर्स विथ ऑफिस बेयरर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, conduct activities like quizzes, puzzles, math exhibitions and celebrates National Mathematics Day on the birth anniversary of Sri Ramanujan 22 दिसंबर को जो होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? डेवलप इंटरेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, इंकरेज करना लीडरशिप के लिए, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, रिड्यूस करना फियर ऑफ मैथमेटिक्स एंड जॉयफुल एक्टिविटीज। क्लियर? द मेन गोल ऑफ ए मैथमेटिक क्लब इज टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। अ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इज ए स्पेशली अरेंज्ड प्लेस इन अ स्कूल वेयर स्टूडेंट लर्न मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स थ्रू मॉडल्स, टूल्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स। क्लियर हो गया? A separate room for designed space with charts, models, measuring instruments, geometric tools, graph boards, etc. Includes ready-made improvised teaching aids for algebra, geometry, mensurations. इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है? मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कॉन्क्रीट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं उसमें यही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक लैबोरेटरी। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करना, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन, डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स, बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बोथ मैथमेटिक क्लब एंड लैबोरेटरी मेक्स मैथमेटिक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल एंड लर्नर सेंटर्ड एट द सेकेंडरी लेवल। एंड द लास्ट जो आपकी यूनिट है, यूनिट 4, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैथमेटिक टेक्स्ट बुक। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग मीन्स केयरफुली एग्जामिनिंग अ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक टू जज इट्स क्वालिटी, सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस फॉर द स्टूडेंट। इसका मतलब होता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अ टीचर शुड एनालाइज वेदर द बुक मैचेस करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, लर्नर लेवल, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लॉजिकल सीक्वेंस या रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ठीक है, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। टीचर एंड द टेक्स्ट बुक आर मेक द स्कूल, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स देख लेते हैं। मैथमेटिक्स डेवलप्स लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। एसेंशियल फॉर डेली लाइफ एक्टिविटीज, बजटिंग, मेजरिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च। The curriculum framework of National Council Education Teachers and Training emphasize means वही NCERT है, as mathematics as a tool for developing scientific attitude and national progress। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? बेस्ड ऑन ऑथर, based on language, based on content, based on organization, physical aspect and exercise and illustrations। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। author should be experienced, qualified in mathematics and pedagogy। पेडागोजी में एक्सपीरियंस्ड होगा तभी वो उसी तरह से कंटेंट को वहाँ पर जो है बुक में लिखेगा, जिसकी वजह से आप बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो भी मेथड पढ़े हैं, ये टीचिंग मेथड्स वाली क्लास को बहुत ध्यान से देख कर जाइएगा। टीचिंग मेथड्स, माइक्रो टीचिंग, ये सारी मैंने जो पेडागोजी स्पेशल क्लास कराई है इसको ज़रूर देख कर जाइएगा, ये इस क्लास के साथ में, और PYQs भी साथ में है। ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज शुड बी सिंपल, क्लियर एंड एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स मस्ट बी एक्यूरेट एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। कंटेंट शुड बी एक्यूरेट, अपडेटेड, सिलेबस बेस्ड। कंटेंट मस्ट बी लॉजिकली अरेंज्ड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ चैप्टर्स एंड सब टॉपिक्स, क्लियर हेडिंग, समराइजेशन, की पॉइंट्स। फिजिकल एस्पेक्ट में गुड क्वालिटी पेपर एंड प्रिंटिंग होना चाहिए, फॉन्ट साइज एंड स्पेसिंग करेक्ट होनी चाहिए, अट्रैक्टिव कवर, ड्यूरेबल बाइंडिंग। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर एंड हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स।
Sufficient solve examples before exercises. Diagrams, graphs, illustrations should be clear and accurate. Some general characteristics की बात कर लेते हैं. To develop an reasoning and analytical skills, should encourage activity based learner centered approach. ये सब हमने already किया है. Must include review questions, projects, assignments. Should correlate mathematics and with other subject. ठीक है. Utility of a textbook of a mathematics teacher. Mathematics teacher for us, sorry. मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए क्या यूटिलिटी है बुक की. एक्ट्स एज ए गाइड फॉर लेसन प्लानिंग एंड सिलेबस कंप्लीशन. हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, होमवर्क. प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सीक्वेंस फॉर क्लासरूम टीचिंग. क्लियर, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड. A good mathematics textbook is essential teaching learning tool that ensures systematic knowledge, conceptual clarity, effective classroom instructions at the secondary level. Okay. नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वालिटीज ऑफ ए गुड मैथमेटिक्स टीचर क्या हो सकती है. मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट होनी चाहिए, उसको अपने जो सब्जेक्ट है उसका पूरा कॉन्सेप्ट एंड ऑल पता होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग उसका बेस होना चाहिए. क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट सिंपल, लॉजिकल, स्टेप बाय स्टेप. स्किल्स इन टीचिंग मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स हैं लाइक इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिसिस, सिंथेसिस, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए. ठीक है. एनालिसिस सिंथेसिस जो है वो मैथ्स में ही ज़्यादा पूछा जाता है, मैथ्स के टीचिंग लर्निंग मेथड्स में. ठीक है, तो ये इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. मेक्स जो मैंने पेडागोजी वाली स्पेशल क्लास कराई उसमें मैंने इसको कराया हुआ है. मेक्स लेसन इंटरेस्टिंग एंड लर्नर सेंटर्ड. पेशेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. हैंडल्स वीक स्टूडेंट कामली, एनकरेजेस देम. ठीक है, पेशेंस होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. एबिलिटी टू मोटिवेट, कि बच्चों को आप मोटिवेट कर सकें बीइंग अ टीचर. ठीक है, और आजकल तो बच्चों को मोटिवेट करने की बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है. यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स. effective use of models, chart, ICT tools, mathematic laboratory material. कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए. फेयर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए. सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए. एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट. कीप अपडेटेड विथ न्यू करिकुलम, टीचिंग स्ट्रेटजीज सजेस्टेड बाय बॉडीज लाइक NCERT. शोज डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट. ठीक है. A good mathematics teacher combines subject expertise, teaching skills, positive attitude to make mathematics meaningful, interesting and fear-free for learners. Okay? चलिए अब देख लेते हैं इवैल्यूएशन. ये इवैल्यूएशन का टॉपिक भी हमने पेडागोजी ऑफ स्पेशल क्लासेस में किया है, तो जितना इंपॉर्टेंट है मैं इसमें आपको वापस से एक बार बताती जाऊंगी. ठीक है, हो सकता है एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन ना करूँ. The most comprehensive definition of evaluation is according to NCERT. Evaluation is any systematic continuous process of determining. ठीक है, to the extent to which specified educational objectives previously identified and defined are attained. अब इवैल्यूएशन में होता क्या है, जो स्पेसिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यानी एम होते हैं एजुकेशन के, उनको जो है हम आइडेंटिफाई करना पहले, उसके बाद उसको डिफाइंड आर अटेंड. जो भी आइडेंटिफाइड हैं, डिफाइंड है, उनको अटेंड करना, यही हम इवैल्यूएशन में करते हैं. ठीक है, कि हमने वो चीज़ अचीव की है या नहीं की है, इसका हम इवैल्यूएशन करते हैं. इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड इन द क्लासरूम्स. कितना वो इफेक्टिव रहा है. हाउ वेल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड. दीज आर द मीन्स पॉइंट्स कम्स अंडर इवैल्यूएशन. अब जो मेन पॉइंट है इवैल्यूएशन में दो तरह का होता है. एक मेजरमेंट जिसे हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं और एक वैल्यू जजमेंट या फिर इसको असेसमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, असेसमेंट या क्वालिटेटिव होता है. तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव और मेजरमेंट एंड असेसमेंट. It is a triangular process या tripolar relationship between objectives, learner experiences and evaluation या change in behavior. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर evaluation है, तो इसको भी याद रखिएगा evaluation के तौर पे. थर्ड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी. सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल, कॉम्प्रिहेंसिव, डायग्नोस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेड, गोल ओरिएंटेड एंड यूज मल्टीपल टूल्स. ठीक है, इसमें तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं भाई. एवैल्यूएशन सिस्टमैटिक होना चाहिए, कंटिन्यूअसली आपको अपने जो चीज़ें हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, करिकुलम है, मैथड्स है, जो भी है उसको इवैल्यूएशन उसका कंटिन्यूअस रखना है. ऐसा नहीं कि कभी एक बार कर दिया. ठीक है, तभी हम तरह उस पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर एस्पेक्ट तीनों पर असेस करना चाहिए. डायग्नोस्टिक होना चाहिए, लर्निंग डिफिकल्टीज अगर कहीं आ रही हैं तो आइडेंटिफाई कर सके. फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कहीं पे एजुकेशनल नीड्स चेंज हो रही हैं या कुछ ज़रूरत है मॉडिफाई करने की, तो हम फ्लेक्सिबल होना चाहिए. गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी हमारा एजुकेशन के लेकर गोल है वो ओरिएंटेड होना चाहिए. मल्टीपल टूल्स का यूज़ करना चाहिए.
इंपॉर्टेंस भी इसी टाइप से हो जाएगी, इस पर हम नहीं जाएंगे। फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन देखिए, इंस्ट्रक्शनल फंक्शन, डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रिडिक्टिव फंक्शन, मोटिवेशनल फंक्शन, सिलेक्शन फंक्शन एंड गाइडेंस फंक्शन। तो इस तरीके से फंक्शंस पे पढ़ लेते हैं एक बार। कभी कभी नाम से कुछ पूछ लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने देखा ही नहीं है तो अरे ये क्या है। इंस्ट्रक्शनल फंक्शन इंश्योर टीचिंग अलाइन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शंस जो हम कर रहे हैं टीचिंग वो सही से चल रही है कि नहीं। डायग्नोस्टिक फंक्शन मीन्स आइडेंटिफाई लर्न करना लर्निंग गैप्स को। प्रिडिक्टिव फंक्शन हेल्प इन फोरकास्टिंग स्टूडेंट फ्यूचर परफॉर्मेंस, प्रिडिक्ट करना। मोटिव जैसे आप इवेलुएट करेंगे देन यू कैन, जैसे किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, किसी की बायो बहुत अच्छी है, किसी की जो है आर्ट्स बहुत अच्छी है, तो वो प्रिडिक्शन आप आफ्टर इवेलुएशन आप कह सकते हैं ना बच्चे को, अगर उसके मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं मीन्स इसको मैथ्स मत दिलाइए, बायो दिलाइए। तो एक तरीके से इवेलुएशन का प्रिडिक्टिव फंक्शन हो गया। मोटिवेशनल फंक्शन है कि कहीं ना कहीं इनकरेज स्टूडेंट टू वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव। अगर इवेलुएशन में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं या कुछ, तो आप वहाँ पर मोटिवेट भी करते हैं। सिलेक्शन है और गाइडेंस है, सेम, ठीक है। मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन हमने डिस्कस कर लिया, प्रोसेस पे कर लेते हैं, कभी कभी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेलेक्टिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सबसे पहला काम होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियर जो आपका आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या चेंज आने वाला है उसके बेसिस पर डिफाइन करना। सेलेक्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, फिर कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करेंगे इवैल्यूएशन के लिए, देन यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक फिर यूज करेंगे, देन इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, फीडबैक द रिजल्ट फॉर इम्प्रूवमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे मीन्स फिर फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द रिजल्ट, और देन हम लोग उसका फीडबैक देंगे और फिर इंप्रूवमेंट के लिए आगे काम करेंगे। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन खूब अच्छे से हमने किया हुआ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटेटिव असेसमेंट है, खूब मैंने कराया हुआ है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर एक लाइन में बता दे रही हूँ। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में हम बच्चों के जो भी लर्निंग गैप्स आ रहे हैं या फिर जो भी उनको वीकनेसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो एट द एंड ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जो बीच बीच में पूरे साल हम छोटे छोटे क्विजेस लेते हैं, असाइनमेंट्स लेते हैं, क्लास डिस्कशन करते हैं, टेस्ट मीन्स फीडबैक देते हैं, प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक्स टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है। समेटेटिव क्या होता है, एट द एंड ऑफ यूनिट, टर्म एंड कोर्स, फाइनल एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या टर्म एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेटेटिव evaluation may be seen in 3 different ways in National Curriculum Framework School Education 2000 by assessing the progress of a student with reference to their own, means self reference उसे बोलते हैं जब बच्चे खुद अपने में उसको प्रोग्रेस को चेक करें। by assessing the progress of a student with reference to criteria set by their teacher, तो उसे अगर मान लीजिए कोई टीचर ने जो है क्राइटेरिया सेट किया तो उसे बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। और बाय असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट विद रेफरेंस टू द प्रोग्रेस मेड बाय द पीयर ग्रुप, यानी नॉर्म्स रेफरेंस्ड। अब पीयर ग्रुप का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लाइक जैसे कि यहाँ पर क्राइटेरिया में क्या होता है, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं क्लासेस में। सीआरटी से बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है, टीचर मीन्स जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल है, जहाँ भी क्राइटेरिया है कि अगर आप इतने % मार्क्स ले आए तो आप पास हो जाएंगे। जैसे बीएड में आपका जो पासिंग मार्क्स होता है उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, जैसे कि बोर्ड्स में होता है 33% पे पास हो जाता है, सीटेट में होता है 90 मार्क्स आप ले आए फॉर जनरल तो आप पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्राइटेरिया फिक्स्ड है। और नॉर्म्स में क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आपको जो टॉप जो सबसे फर्स्ट आएगा मीन्स जिसने हाईएस्ट मार्क्स लेकर आया है वही उसको ही पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, तो वो नॉर्म्स रेफरेंस हो गया। तो एनआरटी इसको बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्रेडिक्ट स्टूडेंट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन देयर करंट एबिलिटी। अब प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, प्रिडिक्ट करना। इसको याद कर, ये टर्म याद कर लीजिएगा, मे बी कहीं अगर पूछ ले कि व्हाट इट इज, तो प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्रिडिक्ट स्टूडेंट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन देयर करंट एबिलिटी, हेल्प इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बेसिकली प्रिडिक्ट करना कि अगर आप जो भी अभी किस ऑनगोइंग आपका क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसके बेसिस पर बच्चे को फ्यूचर की के लिए सजेशन देना, प्रिडिक्ट करना कि आप ये वाला स्ट्रीम चुन लो या मैथ्स कर लो, बायो कर लो, आर्ट्स कर लो। जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। नेक्स्ट है अब इवैल्यूएशन का स्कोप क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूअस। देखिए सीसीई का पूरा टॉपिक मैंने कराया हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन का मतलब होता है कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन रेगुलर असेसमेंट करना थ्रू एकेडमिक सेशंस रिलाइंग ऑन देयर फाइनल रादर देन फाइनल एग्जाम के नहीं। कंटिन्यूअस जो बीच में क्विजेज होती हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, चार्ट्स, मॉडल, तरह तरह की चीज़ें आजकल स्कूल में कराई जाती हैं, दीज आर कंटिन्यूअस। तो कभी कभी खाली इन दोनों का मीनिंग पूछ लेते हैं।
सीसी का टॉपिक हमने बहुत ज़्यादा डीप में जाके किया हुआ है अपनी क्लास में, तो आप उसे वहाँ से कर लेंगे। ग्रेडिंग सिस्टम एक बार देख लेते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम में मैथ्स में ये टॉपिक आ जाता है कभी-कभी। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है यानी फिक्स्ड ग्रेड बाउंड्रीज, लाइक 90 टू 100% इज ए, 80 टू 89% बी। ये से बोलते हैं फिक्स्ड ग्रेड बाउंड्रीज मीन्स एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होती है कि ग्रेड्स आर असाइंड बेस्ड ऑन रैंक, लाइक टॉप 10% ए आएंगे, टॉप 20% नेक्स्ट 20% बी होगा, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग। फिर डायरेक्ट ग्रेडिंग क्या होती है, बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव क्राइटेरिया, लाइक जैसे एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। ठीक है। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग क्या होती है कि मार्क्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्रेड्स, जैसे 85% है तो ग्रेड ए में कन्वर्ट हो जाना मार्क्स, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। ठीक है। तो ये वो आया नहीं है, लेकिन कभी कभी हर बार यूनिवर्सिटी कुछ नए नए टॉपिक्स जो है ले रही है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है कि इन टर्मोलॉजी को याद कर लीजिएगा, बहुत डीप में जाके नहीं पूछते हैं। एडवांटेज ऑफ ग्रेडिंग क्या है, रिड्यूस स्ट्रेस। अभी देखिए पहले क्या है, परसेंटेज वगैरह बता दिए जाते थे, अब देखिए आप लोगों को भी अब सीजीपीए दिया जाता है। ठीक है। कई परसेंटेज और उतना ज़्यादा फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर फोकस नहीं करना, तो रिड्यूस करता है स्ट्रेस को कंपेयर टू मार्क्स, प्रोवाइड अ ब्रॉडर असेसमेंट ऑफ स्किल्स। डिसएडवांटेज क्या है, लैक्स प्रिसाइजन, अ स्टूडेंट विद 89% या 80% विल गेट द सेम ग्रेड। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट प्रेसिजन तो इसमें नहीं हो पा रहा है। रिलेटिव ग्रेडिंग कैन बी अनफेयर टू स्टूडेंट्स, जो हायर ले रहा है, अब जैसे 89% एंड 80% में भी सेम ग्रेड हो जाए ना, जैसे सिंपल है 90 से 10% 100% वाले ए ग्रेड है, तो 91 है 99 है, तो मीन्स ए ग्रेड ही आप सबको कर रहे हैं, बट बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज याद कर लीजिएगा, मे भी पूछ लिया जाए। ये हमने जो है किया हुआ है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसको आप वहीं से रिवाइज करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके एक ये टॉपिक आया हुआ है तो हम देख लेते हैं इसको। जैसे मार्क रेंज ग्रेड पॉइंट जैसे होता है 91 से 100 में A1, 81 से 90 में A2, 71 से 80 में B1, 61 से 70 में B2। ठीक है। और ग्रेड पॉइंट इसमें 10, 9, 8, 7 इस तरह से पूरे दिए जाते हैं। 33% डी में 4 और 33 से नीचे वाले फेल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम बैलेंस 33%। ये कैसा है, सीबीएसई की जो ग्रेडिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि लोएस्ट ग्रेड क्या है इसका, E2 होता है, और हाईएस्ट क्या होता है, A1 होता है। तो इसी पर क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैंने इसको पूरा ही यहाँ इंक्लूड किया है कि एक बार सीरीज याद कर लीजिएगा कि 91 से 100 A1, 81 से 90 A2। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार इस रेंज को देके पूछ लिया जाए कि ये कौन सी ग्रेड में मीन्स कौन सी ग्रेड है इसका। ठीक है। या पॉइंट पूछ लिया जाए, A1 का 10, A2 का 9, B1 का 8, B2 का 7, C1 का 6, C2 का 5 एंड D का 4। ठीक है। E1 एंड E2। तो इस तरीके से इसको आप एक बार याद कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स का भी चैप्टर मैंने जो है पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया है, इसलिए थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे यहाँ पर। ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स में क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। मैंने अभी बताया इवैल्यूएशन के दो टर्मोलॉजी होती है, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। क्वांटिटेटिव में ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल, और रिटन भी कितने तरह की, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर्स। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रही हूँ। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, रिकॉल टाइप। रिकॉल टाइप में सिंपल रिकॉल, कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, या फिर रिकॉग्निशन टाइप। रिकॉग्निशन टाइप में क्या होता है, पहचानने में, मल्टीपल चॉइस, अल्टरनेट रिस्पॉन्स, मैचिंग टाइप, क्लासिफिकेशन टाइप या एनालॉगी टाइप। ठीक है। क्वालिटेटिव में ये सारे आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरव्यू, कुमुलेटिव रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल या क्वेश्चनर्स। तो इन सीरीज को याद कर लीजिएगा, इसी सीरीज से ही काफी क्वेश्चन पीवाईक्यूज में मैंने देखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ओरल टेक्निक्स क्या होती हैं, ओरल क्वेश्चंस, डिबेट, ड्रामा, ये सब लो लेवल स्कूलिंग में होता है, जो छोटे बच्चों को हम लोग ओरल के थ्रू पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या होती हैं, स्किल्स ऑफ साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ लिया कि कौन सा डोमेन में हेल्प हो रही है, तो प्रैक्टिकल स्किल से साइकोमोटर डोमेन में हेल्प हो रही है। ठीक है। रिटन टेक्निक्स क्या है, रिटन टेक्निक्स आर आस्क्ड एंड स्टूडेंट राइट देयर आंसर्स ऑन देयर आंसर शीट्स, ये सभी को पता ही है। अब इसमें भी करें इसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं जो जनरल एडवांटेज हैं, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो उससे याद रहता है। कभी कभी क्वेश्चन आ गया तो दिमाग से में आप अगर पढ़ा है तो चीज़ें कर लेना ईजी हो जाता है। इट मेजर्स हायर मेंटल एबिलिटीज बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, इट इज मेजर्स ओरिजिनलिटी एंड इनिशिएटिविटी। अब ओरिजिनलिटी कैसा है कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस में हर कोई अपना अपना आंसर लिखेगा। जैसे आपने सेमेस्टर 1 में एग्जाम दिया, ठीक है, तो वहाँ आप हर कोई उसके एक क्वेश्चन का हर कोई का अपना अपना आंसर है, आप बेस्ड ऑन देयर ओन
ओरिजिनलिटी, ठीक है। गुड स्टडी हैबिट्स, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड अप्लाई, फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स, ये याद रखिएगा, इस पे आया हुआ है शायद, फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स, एक्सप्रेशन, इमोशन एंड फीलिंग्स, a large number of student can be explained simultaneously, it eliminates the possibility of guesswork नहीं की possibility खत्म होती है, it encourages better and interrelated study, तो these are the कुछ advantages हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एम्फेसिस ऑन राइटिंग एंड स्पीड, वेरिएबिलिटी इन स्टैंडर्ड ऑफ पेपर सेटिंग्स, हिंडर फिजिकल ग्रोथ, एम्फेसिस ऑन क्रैमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग, सब्जेक्टिविटी, इट इज सब्जेक्टिव एंड मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द विम ऑफ द एग्जामिनर। तो एक यहाँ पर है, ये बायस हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है देखिए, जैसा कि अभी आपने सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिया ही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए तो उसने कुछ बहुत अच्छा लिख दिया है और किसी को कम मार्क्स आए, वो बेस्ड ऑन द एग्जामिनर और उस समय उसका क्या इंप्रेशन पड़ा है उसकी कॉपी वगैरह देखकर, तो उस पर ये सब्जेक्टिविटी, इससे इसका रिलेशन वहां पर बनता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अब हम लोग को पता ही है, फिर भी हम एक बार पढ़ ले रहे हैं। इट इज हेल्पफुल टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस टू स्टूडेंट, इट मेजर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज इट मेंट, मीन्स ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट बना है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, लेकिन अगर जब तक अभी जैसे आपका कल पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो सॉरी कल नहीं, जब मंडे को, तो फिर जब भी आप करेंगे इसे, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे और आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का पार्ट ये है। इट इज रिलायबल ड्यू टू इक्वलिटी इन मार्क्स इन डिफरेंट लेवल, ठीक है। टाइम कंजप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, हेंस टेस्ट इज एब्सोल्युटली इकोनॉमिकल, ड्यू टू रिलायबल टेस्ट इज सेट टू बी साइंटिफिक, तो साइंटिफिक की बात आएगी तो वो यही आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। एग्जामिनर कैन नॉट बी पार्शियल, यहाँ पर हो नहीं सकता, आप जितने मार्क्स टिक करेंगे क्वेश्चन उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इट इज़ बेटर फॉर स्कोरिंग, इसीलिए जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव सेमेस्टर्स होते हैं उसमें लोगों के परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज़ बेटर फॉर नॉलेज आइडेंटिफिकेशन, बेटर फॉर द स्टूडेंट, रफ एंड राइटिंग, जो फिर बच्चों को लिखने में दिक्कत है, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ओनली नॉलेज इज टेस्टेड, नॉट द लैंग्वेज। डिसएडवांटेज यहाँ भी आ जाते हैं, नो डेप्थ नॉलेज ड्यू टू पॉइंट टू परमिटेड स्टडी, इमेजिनेशन रीजनिंग पावर फॉल्स डाउन, ठीक है। अब इमेजिन करना ही नहीं है, अगर हमने को याद है तो आप कल लिख कर आएंगे, अगर नहीं याद कर है तो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इमेजिनेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। कंप्लीट रिलायबल असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, ड्रॉपिंग इन स्टाइल एंड हैंड राइटिंग, ओनली मार्क्स गेनिंग बिकम अ क्वेश्चन, क्रीपिंग न्यू आइडियाज इज टोटली डिस्टॉर्टेड। तो यहाँ पर कुछ नया इनोवेशन का नहीं है, मेनली यही है कि आप किसी तरीके से मार्क्स लेकर आए। मेजरिंग ऑफ हायर मेंटल, ये याद रखिएगा, हायर मेंटल प्रोसेस इससे नहीं हो सकता। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आर सेड टू बी विच पॉइंटेड में आंसर्स हैज टू बी गिवन इन द चिल्ड्रन, मीन शॉर्ट में जो आंसर देते हैं 1 लाइन वाले। द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू टेस्ट लार्ज नंबर ऑफ नॉलेज एबिलिटी, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग विद अ शॉर्ट टाइम, बस इतना ही इसमें पढ़ना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो हमने पढ़ी हैं उनको देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब हम बच्चा के बिहेवियर को टीचर ऑब्जर्व करता है, टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट बिहेवियर, पार्टिसिपेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज। क्लियर है। स्टेप बाई स्टेप एक एक नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी मेरे एक्सप्लेनेशन से ही। ऑब्जर्विंग स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है, लर्निंग जो भी डिफिकल्टीज है उसको ऑब्जर्व करेंगे। मॉनिटरिंग क्लासरूम इंटरेक्शन एंड पीयर लर्निंग। स्टेप्स इसके क्या हो जाएंगे, प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन, एग्जीक्यूशन एंड रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सीक्वेंस याद रखिएगा। एग्जैक्टली कभी कभी ऐसी टर्मोलॉजी नहीं आती है, लेकिन मीनिंग सेम होता है। एडवांटेज, हेल्प टीचर आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अलाउ रियल टाइम असेसमेंट विदाउट डिस्टरप्टिंग लर्निंग। तो जो भी ऑब्जर्वेशन क्या आप तुरंत कर सकते हैं, तो रियल टाइम असेसमेंट है उसमें, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, लेसन इंप्रूवमेंट के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, बायस हो सकता है, क्योंकि जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके भी अपने जो थॉट्स हैं या उसकी जो एक सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, वो भी उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है एक ही चीज़ को देख के किसी का कुछ और ऑब्जर्वेशन है, किसी का कुछ और ऑब्जर्वेशन है। Example, a teacher observes student during a group activity to assess teamwork and communication skills. Use in teaching. The teacher notes how actively students participate if they share ideas. ठीक है। Improvement में किया जा सकता है, if some students are shy, the teacher can encourage them to speak in the next session. चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट अ टूल वेयर टीचर्स ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया सच एज पार्टिसिपेशन, होमवर्क एंड कंप्लीशन और स्किल माइलस्टोन। इसमें क्या होगा, चेकलिस्ट एक जैसे कि रजिस्टर मेंटेन कर दिया, उसमें सारे क्राइटेरिया डाल दिया, उसके बाद कौन कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसमें टिक किया, जो नहीं कर रहा है या किया, इस तरह से पूरा तो बोलते हैं चेकलिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
स्टूडेंट का नेम है, होमवर्क सबमिटेड टिक किया, पार्टिसिपेटेड इन क्लास टिक किया, ठीक है। तो ये है क्या है, चेकलिस्ट है, एक एग्जाम्पल है चेकलिस्ट का। चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन इन टीचिंग क्या है, एवेल्युएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन असाइनमेंट, चेकिंग क्लासरूम बिहेवियर। एडवांटेज क्या है, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन सेव्स टाइम्स एंड प्रोवाइड क्विक फीडबैक, यूजफुल फॉर सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट अब ये देखकर वो खुद भी सेल्फ असेस कर सकते हैं अपने आप को। लैक डिटेल्ड फीडबैक, डिटेल फीडबैक यहाँ पर नहीं है कि उसने सबमिट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था, तो ये सब उसमें वहाँ पर नहीं है। मे नॉट कैप्चर डीप लर्निंग आस्पेक्ट, कैन बी टू रिजिड, मिसिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट डिफरेंसेस। अब हो सकता है कोई बच्चा स्लो लर्नर है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस का को हम वो एसेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एनेक्टेड टोटल रिकॉर्ड। इस पे कई बार क्वेश्चन आया, डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट बिहेवियर, लर्निंग प्रोसेस एंड इंसिडेंट नोटेड बाय द टीचर एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई इंसिडेंट, जैसे किसी बच्चे ने बिहेव किया, एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। अ टीचर नोटिसेस दैट आदित्य स्ट्रगल विथ रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास बट एक्सेल्स इन राइटिंग वर्क, द टीचर रिकॉर्ड दिस इज एन एनेक्टेड टोटल रिकॉर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑन March 25th, आदित्य हेजिटेटेड while reading loud in class. He appeared nervous but was able to complete his homework correctly on paper. Will encourage more reading activities to build confidence. ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड है, इस तरीके को बोलते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग स्टूडेंट स्ट्रगल और ब्रेक थ्रूज इन लर्निंग, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। ट्रैकिंग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। अगर 4 ऑप्शन आ जाए कि कहाँ पर आप बच्चे को एसेस कर सकते हैं उसके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को, तो एनेक्टेड टोटल रिकॉर्ड में ट्रैक कर सकते हैं। नथिंग स्पेशल अचीवमेंट और डिसिप्लिनरी कंसर्न, ठीक है। एडवांटेज देख लेते हैं, वही है कि आप स्टूडेंट की प्रोग्रेस को पर्सनल इंसाइट पे जाके देख सकते हैं, पर्सनली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूजफुल पेरेंट टीचर मीटिंग, ये याद रखना है, यूजफुल किसके लिए होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। सब्जेक्ट और प्रोन टू बायस, अगेन जो है टीचर ऑब्जर्व करेगा तो मे बी वो बायस हो सकता है। डिफिकल्ट टू मेंटेन फॉर लार्ज क्लास, अब लार्ज क्लासेस है तो हर एक बच्चे के लिए इस तरह का रिकॉर्ड बनाना ईजी नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं रेटिंग स्केल्स क्या होता है, न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव स्केल यूज टू स्टूडेंट स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंसेस, ठीक है। एप्लीकेशन इन टीचिंग, रेटिंग स्केल का एग्जांपल से समझ लेते हैं, लाइक दिस। क्राइटेरिया बना दिया रेटिंग के लिए, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, नीड्स इंप्रूव, पुअर। अब क्लैरिटी ऑफ स्पीच एक्सीलेंट, कॉन्फिडेंस गुड, यूज इस तरीके से बोलते हैं रेटिंग स्केल, ठीक है। एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड एसेसिंग, पहले तो हम एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रेडिंग पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, assessing creativity in projects and presentation, measuring students problem solving skills। एडवांटेज क्या हो जाएगा, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड एसे evaluation, allows comparison between student, ठीक है। क्या होता है बस वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू तो हम सभी को पता है, 1-to-1 ग्रुप डिस्कशन वेयर टीचर आस्क स्टूडेंट क्वेश्चन टू असेस लर्निंग, मोटिवेशन, एटीट्यूड, ठीक है। अब कंडक्टिंग ओरल असेसमेंट कर सकते हैं इसमें। एप्लीकेशन कैसे करेंगे टीचिंग में, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स लर्निंग चैलेंजेस एंड गैदर फीडबैक ऑन टीचिंग में। एडवांटेज इसका क्या है, एनकरेज स्टूडेंट एक्सप्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। हेल्प टीचर अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एंड स्टूडेंट्स नीड्स, प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंसाइट बियॉन्ड रिटन एग्जाम, ठीक है। तो जनरल ही है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगेन इंटरव्यू स्पेशली इन लार्ज क्लास। इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चन आर के थ्रू एक एक बच्चे को समझना इतना ईजी नहीं है। सम स्टूडेंट में फील्स नर्वस और शाई। नेक्स्ट देख लेते हैं कोमुलेटिव रिकॉर्ड। कोमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, अ कॉम्प्रिहेंशन रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक, बिहेवियरल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्रेस ओवर टाइम। मीन्स ओवरऑल जो आपका बच्चे का जो एकेडमिक सेशन के लास्ट में एक बड़ा सा पूरा प्रोग्रेस चार्ट रिपोर्ट आता है आजकल, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जिसे बोलते हैं, वो उसे कोमुलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। एप्लीकेशन इन टीचिंग, कीप ट्रैक स्टूडेंट ऑफ ग्रोथ ओवर द ईयर्स, आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म एंड लर्निंग पैटर्न्स, ठीक है। सपोर्ट काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस। एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड्स ए कंपिटेंट स्टूडेंट हिस्ट्री, हेल्प इन पर्सनलाइज लर्निंग एंड रेमिडिएशन, यूजफुल फॉर पेरेंट्स एंड फ्यूचर एजुकेशन। तो ये चूंकि कम्युलेटिव रिकॉर्ड है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, तो ये पेरेंट्स और फ्यूचर एजुकेटर्स जो हैं उनके लिए यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। लर्निंग और रेमिडिएशन में हेल्प मिलेगी। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, मे कंटेन आउटडेटेड और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियली कंसर्न इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। तो वही है कि अभी कंसिस्टेंट अगर सही से डॉक्यूमेंटेशन हुआ है तो इस कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। इतना डीप में नहीं पूछते क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ते हैं, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया जहां पर आपको अब अंडरस्टैंडिंग बेस लगाना होता है, तो आप इसे आंसर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, स्टूडेंट प्रोग्रेस फाइल विथ ईयरली रिपोर्ट्स, बिहेवियर रिकॉर्ड्स एंड अचीवमेंट, ठीक है।
क्वेश्चन आयर तो वही है इंटरव्यू की तरह है, स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन, बस ये याद रखना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन यूज टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। एप्लीकेशन टीचिंग में कैसे होता है, इवेल्युएटिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक, गैदरिंग फीडबैक ऑन टीचिंग मेथड्स एंड कंडक्टिंग रिसर्च ऑन स्टूडेंट एंड एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, इससे जो है अलाउज लार्ज स्केल डेटा कलेक्शन, कैन बी एनोनिमस, इनकरेजिंग ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज, स्टैंडर्डाइज फॉर इजी एनालिसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन आयर्स के थ्रू आप इजी एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है जो आप सभी बच्चों से पूछ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इजी एनालिसिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट अ क्वेश्चनर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रेफरेंसेस फॉर रिवीजन मेथड्स बिफोर एग्जाम। नेक्स्ट आ जाते हैं क्राइटेरिया ऑफ ए गुड टेस्ट इन टीचिंग एंड लर्निंग मेथड। चलिए इसको देख लेते हैं। डॉक्टर विपिन अस्थाना इन हिज बुक मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, ठीक है, ये बुक का नाम है, हैज क्लासिफाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट इन द टू कैटेगरी, प्रैक्टिकल क्राइटेरिया एंड टेक्निकल क्राइटेरिया। प्रैक्टिकल क्राइटेरिया में स्कोरिंग, टाइम, कॉस्ट, फेस वैलिडिटी, पर्पस, मीनिंगफुलनेस ऑफ टेस्ट, एक्सेप्टेबिलिटी, केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। टेक्निकल हम देख लेते हैं, क्योंकि इस पे तो नहीं आया क्वेश्चन, टेक्निकल पर क्वेश्चन आया, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेशन, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रैक्टिकलिटी, यूजेबिलिटी, ये इसको टेक्निकल क्राइटेरिया बोलते हैं। इन सारे टर्म को समझ लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। वैलिडिटी क्या होती है, अ डेफिनेशन, अ टेस्ट शुड मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, जो इंटेंड किया गया एग्जैक्टली किस चीज किसके लिए टेस्ट बनाया गया, अगर वो मेजर कर पा रहा है तो वैलिड है टेस्ट। लाइक अ मैथ टेस्ट शुड असेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नॉट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। मैथ्स में एक बड़ा सा अगर मान लीजिए केस स्टडी में दे दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, बाद में उसमें क्वेश्चन पूछे गए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एसेस करना इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन इतना नहीं टफ हो जाना चाहिए कि बच्चा उसको समझ ही नहीं पा रहा है क्वेश्चन करने। रिलायबिलिटी क्या है, टेस्ट शुड प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स व्हेन गिवन टू द सेम ग्रुप अंडर सिमिलर कंडीशन, तो एक कंसिस्टेंट रिजल्ट होना चाहिए। इफ स्टूडेंट टेक द सेम टेस्ट ट्वाइस, देयर स्कोर शुड बी सिमिलर इफ देयर नॉलेज हैज नॉट चेंज, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, द टेस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस ऑफ द एग्जामिनर, इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो पर्सनल बायस से फ्री होते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोर देन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। यूजेबिलिटी, प्रैक्टिबिलिटी, अ टेस्ट शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर, स्कोर एंड इंटरप्रेट, तो मीन्स जो टेस्ट है लेने वाला वो इजीली हो कंडक्ट करवाना, वो उसको बोलते हैं यूजेबिलिटी या प्रैक्टिबिलिटी। अ वेल स्ट्रक्चर्ड टेस्ट विद क्लियर इंस्ट्रक्शन सेव टाइम एंड एफर्ट। कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या होता है, द टेस्ट शुड कवर ऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, नॉट जस्ट अ फ्यू टॉपिक्स, क्लियर। डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या होता है, अ गुड टेस्ट शुड डिफरेंशिएट बिटवीन हाई एंड लो लर्नर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक जो टेस्ट पेपर बनता है उसमें हर तरह का क्वेश्चन होता है, इजी से डिफिकल्ट, जिससे हर कोई परफॉर्म कर पाए उसमें। इफ स्टूडेंट स्कोर वेरी हाई और वेरी लो, द टेस्ट माइट नॉट बी इफेक्टिव इन डिस्टिंग्विशिंग लर्निंग लेवल्स। फेयरनेस क्या है, द टेस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो इकोनॉमिक बायसेस। टाइम अप्रोप्रिएटनेस क्या है, द टेस्ट शुड बी नीदर नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, मीन्स जिस टाइम के लिए आपको दिया गया आप उसी टाइम में उसको कर पाएं, तो वो टाइम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टाइम आपने कम दे दिया और क्वेश्चंस ज़्यादा दे दिए, ओके। के अलावा सेम चीज़ यहाँ भी है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स होना चाहिए, बैलेंस जो है डिफिकल्टी लेवल, ये वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया। अलाइनमेंट विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्कोरिंग क्राइटेरिया शुड बी क्लियर, ठीक है, जो क्राइटेरिया है क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट। चलिए देख लेते हैं। मेजरमेंट मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ये किसने बोला था, याद कर लीजिएगा, मे भी डेफिनेशन आ जाए, जेपी गुलिफर्ड। फंक्शन क्या है मेजरमेंट का, फंक्शंस क्या है मेजरमेंट के, डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रिडिक्टिव फंक्शन, प्रोग्नोस्टिक फंक्शन, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये हमने अभी ऊपर अच्छे से डिस्कस किया है। डायग्नोस्टिक मीन्स जो है लर्निंग स्टूडेंट की आइडेंटिफाई करना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, डायग्नोस्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल, अ मैथ डायग्नोस्टिक टेस्ट रिवील द स्टूडेंट स्ट्रगल विद फ्रैक्शंस, द टीचर प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड ट्यूटोरियल। प्रिडिक्टिव जो भी हमने डिस्कस किया, प्रिडिक्शन हेल्प फोरकास्ट इज टू फ्यूचर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कि अगर बच्चा एक किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दिस मीन्स वो उसमें आगे करियर बना सकता है, प्रिडिक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट, याद रखिएगा, एप्टीट्यूड। एंड प्रोग्नोस्टिक मीन्स, प्रोग्नोसिस मीन्स अचीवमेंट टेस्ट आते हैं। प्रोग्नोसिस रिफर्स टू प्लानिंग फ्यूचर एजुकेशनल स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन मेजरमेंट टेस्ट।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, हम प्रिडिक्ट करते हैं उस चीज़ को कि ऐसा संभावना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोग्नोस्टिक में हम लोग प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये आया हुआ है मैथ्स में, देख लेते हैं। नॉमिनल स्केल क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होती है? जहाँ पर हम क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे सब्जेक्ट चॉइस में क्या है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। क्लासीफाइंग स्टूडेंट टू कैटेगरी फॉर लर्निंग स्टाइल और प्रेफरेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पर स्केल दैट कैटेगराइज डेटा विदाउट अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, लेकिन जैसे टाइप्स ऑफ लर्नर, विजुअल, ऑडिटरी, कनेस्थेटिक, तो कौन से विजुअल हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, ऑडिटरी हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, कनेस्थेटिक है एक कैटेगरी में डाल दिया। क्लासीफाई करना, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या होती है? रैंकिंग स्केल होती है, जहां पर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन देते हैं, रैंक करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, बस इतना ही काफी है। ऑर्डिनल स्केल रैंक करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इंटरवल स्केल क्या होती है? इक्वल इंटरवल, नो ट्रू जीरो। ये एक टर्मिनोलॉजी, इसको समझ लेंगे। नो ट्रू जीरो, अ स्केल वेयर द डिफरेंस बिटवीन स्कोर्स इज इक्वल बट देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, स्टूडेंट स्कोरिंग 80, अनदर स्कोरिंग 90, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स इज मीनिंगफुल। ठीक है, एग्जाम एक इसको और अच्छे से समझते हैं। आईक्यू स्कोर, स्टूडेंट विद आईक्यू 130 इज हायर देन आईक्यू 120, लेकिन आईक्यू जीरो डजंट मीन कि कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। ये इसका मतलब होता है नो ट्रू जीरो। हेल्प इन ग्रेडिंग इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ नॉलेज। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल जीरो है इंटेलिजेंस उसकी। नेक्स्ट आता है आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इक्वल इंटरवल्स ट्रू जीरो। अब इसमें कैसे है ट्रू जीरो, हम यहाँ पर देख लेते हैं। आई स्केल विद इक्वल इंटरवल्स एंड अ ट्रू जीरो पॉइंट, मीनिंग जीरो मीन्स कंप्लीट एब्सेंट सेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यही वहां पर है कि यहाँ पर कंप्लीट एब्सेंस नहीं होगी। आई स्टूडेंट स्कोरिंग 80, अनदर स्कोरिंग 90, तो डिफरेंस है 80 से 90 के बीच में 10 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर कोई एब्सोल्यूट जीरो आप शो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो एट्रीब्यूट ही अब्सेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि अटेंडेंस है, स्टूडेंट अटेंडिंग 0 आउट ऑफ 30 क्लासेस, तो यहाँ पर क्या है, जीरो। हम बता पाएंगे कि अगर एक स्टूडेंट है वो एक भी दिन स्कूल नहीं गया, आउट ऑफ 30 क्लासेस, तो हम यहाँ पर जीरो को डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट। ठीक है, कॉमन लिमिटेशन क्या है, नॉट कॉमनली यूज इन क्वालिटेटिव स्टूडेंट असेसमेंट, तो यहाँ क्वालिटेटिव में हम नहीं करते, जो कि यहाँ पर हमने क्वालिटेटिव था। ठीक है, रेशियो स्केल। अब मोस्ट रिलायबल स्केल इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो अमंग फोर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, द रेशियो स्केल इज कंसीडर्ड मोर रिलायबल एंड प्रिसाइज, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट जीरो को भी हम लोग मेजर कर पाते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना, क्वेश्चन यही आया रिलायबल वाला। अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, तो ये भी हमने पेडागोजी स्पेशल क्लास पे किया है। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैं खाली आपको रिवाइज कराऊंगी। टीचर मेड टेस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय टीचर देमसेल्व्स। टीचर मेड टेस्ट क्या होते हैं? Recognized for or of general objective are the main thing that help in preparation of these tests. तो क्लास टेस्ट, टर्म टेस्ट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ऑफ दीज टेस्ट इज लेस। अब ये लेस होंगे क्योंकि ये टीचर बना रहा है, तो कहीं ना कहीं बायसनेस इसमें आ सकती है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं? टेस्ट, द वर्ड इज स्टैंडर्डाइज मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोऑपरेटिव नॉर्म्स एंड द लिटरल मीनिंग इज टू ब्रिंग टू ए लेवल और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइज में हमारे कौन से टेस्ट आ जाते हैं? बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो वो काफी कुछ वहां पर जो है चीजें जो हैं बहुत ज्यादा एनालिसिस करके तब बनाई जाती हैं, तो वो हो गए हमारे एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम। वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, एक स्टैंडर्ड सेट है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर मोर देन टीचर मेड टेस्ट, these are made by experts, these tests are useful in comparing achievement, तो कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट में स्टेप्स देख लेते हैं। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, स्कोरिंग एंड इवैल्यूएशन। अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इट इज रिलेटेड टू द, इट इज नॉट रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट जो है वो कॉग्निटिव से जो है वो रिलेटेड होते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है? इज अ लेआउट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इट इज अ डिटेल्ड प्लान एंड द आउटलाइन दैट मैप्स आउट द टेस्ट स्ट्रक्चर, स्पेसिफाइंग द कंटेंट, ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन फॉर्मेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। हमने अपने उसमें किया हुआ है काफी अच्छे से पेडागोजी वाली क्लास में। आगे बढ़ते हैं। ये कर लेते हैं, आपके में क्वेश्चन भी आया। आईक्यू मींस इंटेलिजेंस क्वोशंट, ईक्यू मींस एजुकेशनल क्वोशंट एंड एक्यू मींस अचीवमेंट क्वोशंट। याद कर लीजिएगा, आईक्यू का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल इनटू 100, ईक्यू एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, एक्यू एजुकेशनल एज अपॉन मेंटल एज इनटू 100। ठीक है,
तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 15 एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज 12, तो IQ उसका 125, ठीक है। द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ चिल्ड्रन इज जनरली मेजर्ड बाय IQ क्वोशंट स्केल, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? अल्फ्रेड बिनेट ने। रेंज एक बार देख लेते हैं, आया नहीं है डीप में, लेकिन कभी अगर आ गया तो आप वहां पर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 140 अबव जीनियस आता है, 120 अबव वेरी सुपीरियर, 110 अबव सुपीरियर, 90 से अबव एवरेज, 80 टू 89 बिलो एवरेज, 70 is 79 बॉर्डर लाइन एंड बिलो 70 इज इंटेलेक्चुअल डिसेबल। तो आप ये याद रखिएगा, बिलो 70 इंटेलेक्चुअल और 120 इज से अबव वेरी सुपीरियर। नेक्स्ट देखते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद IQ बिलो 90 बैकवर्ड में आएंगे, और बिलो 70 क्लासिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, ये याद रखना है, बस इतना ही। बिलो 90 जो है वो, अबव 90 एवरेज होते हैं, बिलो 90 स्लो लर्नर्स एंड बिलो 70 जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। Cyril Burt is related to backward children because his intelligence test helped in identifying children with low IQ who required special educational support. तो ये सिरिल बर्ट थे जो बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए उन्होंने टेस्ट दिया था, जिससे उनके स्पेशल एजुकेशन में सपोर्ट किया जा सके। द कैटेगरी ऑफ मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड्स गिफ्टेड, क्रिएटिव चिल्ड्रन एंड मेंटली रिटार्डेड ऑल। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो एक्सेप्शन में जो आपके गिफ्टेड बच्चे हैं और जो क्रिएटिव हैं और जो मेंटली रिटार्डेड हैं, तीनों ही आते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने किया ही हुआ है, आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज, असेस रेडीनेस फॉर लर्निंग, डेवलप रेमेडियल प्रोग्राम्स, इंप्रूविंग टीचिंग मेथड्स एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट की भी वही सारी जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी हमने ऊपर गुड टेस्ट की पढ़ी, ठीक है। तो सेम ही है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। कोरिलेशन इन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। कोरिलेशन मींस रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल ए एंड बी, ठीक है। तो रिलेटेड दैट अ चेंज इन वन इज अकम्पेन्ड बाय एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, अगर दो वेरिएबल ए एंड बी हैं, ए इंक्रीज हो रहा है, बी भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ए इंक्रीज हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन इज कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, ये किसका स्टेटमेंट है? फर्गुसन का, याद कर लीजिएगा, आया हुआ है। कोरिलेशन इंडिकेट्स अ जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल अकॉर्डिंग टू लैथ्रोप। मैथमेटिक्स इज द गे एंड की ऑफ ऑल साइंसेज, रोजर बेकन, ये आया हुआ है, इसीलिए मैंने शायद यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखना है, टू टाइप्स हैं कोरिलेशन मैथ में, इंसिडेंटल कोरिलेशन एंड सिस्टमैटिक कोरिलेशन। चलिए देख लेते हैं। इंसिडेंटल कोरिलेशन क्या होता है? इज अ स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड कनेक्शन मेड बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अनदर सब्जेक्ट ड्यूरिंग टीचिंग। इट अकर्स नेचुरली व्हेन अ टीचर रिलेट्स अ टॉपिक परसेंटेज इन मैथमेटिक्स। तो इंसिडेंटल मतलब स्पॉन्टेनियस, उसी समय पर जो है टीचर उस चीज को समझा रहा है, कोरिलेट करके बता रहा है। लाइक इट अकर्स नेचुरली व्हेन टीचर रिलेट्स अ कॉन्सेप्ट परसेंटेज मैथमेटिक्स टू प्रॉफिट लॉस इन कॉमर्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक, ठीक है। तो जहां पर आप स्पॉन्टेनियस अनप्लान्ड कनेक्शन बनाते हैं मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स के बीच में, के टॉपिक के बीच में। सिस्टमैटिक कोरिलेशन क्या होता है? सिस्टमैटिक कोरिलेशन इज अ प्लान्ड डेलिबरेट कनेक्शन बिटवीन मैथ एंड अदर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, ये हमने ऑलरेडी ऊपर करा हुआ है, पूरा कर लिया है। शॉपिंग, टोटल कॉस्ट, चेंज एंड ऑल, ये सारी चीजें हम रिपीट नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। प्रूफ क्या होता है? अ प्रूफ इज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट शोज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू यूजिंग फैक्ट्स, एक्सियम्स एंड रीजनिंग। तो एक्सियम्स, फैक्ट्स और रीजनिंग के बेसिस पर जब स्टेटमेंट को हम ट्रू प्रूफ कर देते हैं, वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के थ्रू स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर देते हैं, दैट इज प्रूफ। थ्योरम क्या होती है? थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन लॉजिकली प्रूव्ड टू बी ट्रू। अब थ्योरम क्या हो गया? जो लॉजिकली प्रूव हो चुकी है उसके बाद वो थ्योरम बन जाती है। क्या हो गया? जैसे कि हमें कोई स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया उसको प्रूफ करो, तो हम बहुत सारे फैक्ट्स को, एक्सियम्स को, रीजनिंग को दे दे के लास्ट में बोलते हैं हेंस प्रूफ, तो दैट इज अ प्रूफ। और थ्योरम क्या है? उसी थ्योरम को प्रूफ करना लॉजिकली, तो वो हो गया थ्योरम, स्टेटमेंट को प्रूफ करना लॉजिकली कि वो ट्रू है। ओपन सेंटेंस क्या होता है? ओपन सेंटेंस इज इन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंटेनिंग अ वेरिएबल दैट बिकम ट्रू और फॉल्स ओनली व्हेन अ वैल्यू इज असाइंड। तो उसे ओपन स्टेटमेंट क्या है? अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल की जो वैल्यू रखेंगे उसके बेसिस पर वो ट्रू या फॉल्स बन जाए, तो उसे बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट।
एक्सियम्स क्या होती हैं? आर बेसिक स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। तो एक्सियम्स क्या होती हैं? बेसिक, जैसे वो ट्रू ही हैं, उनको प्रूफ नहीं करना है, वो अपने आप ट्रू ही होंगी। ठीक है, यूज्ड एज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिक्स। तो ऐसे स्टेटमेंट जो अब एक्सेप्टेड है यूनिवर्सली कि वो ट्रू ही है, उसको ट्रू प्रूफ नहीं करना पड़ता है, उनको एक्सियम्स बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन मैथमेटिक्स। Building blocks in mathematics are basic fundamental elements on which the entire structure of mathematics is developed. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे द इंक्लूड अनडिफाइंड टर्म। इनके अंदर क्या होता है? अनडिफाइंड टर्म में क्या होता है? पॉइंट, लाइन, प्लेन। अब पॉइंट की आप क्या डेफिनेशन देंगे? लाइन की क्या डेफिनेशन है? प्लेन। ये सब डेफिनेशन है, एक्सियम्स है, पोस्टुलेट्स हैं, विच टुगेदर हेल्प इन फॉर्म थ्योरम्स एंड प्रूफ्स लॉजिकल। उन्हें बोलेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स। रेमेडियल टीचिंग का टॉपिक हमने बहुत अच्छे से अपने पेडागोजी वाली क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे वहाँ से कम कवर करेंगे। सीआरटी एंड एनआरटी भी किया है, लेकिन इस पे क्वेश्चन मैथ्स में आता है, तो हम एक बार देख लेते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज एन असेसमेंट दैट मेजर ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड और लर्निंग ऑब्जेक्टिव रेदर देन कंपेयर। तो कंपेयर करना मीन्स 33% अगर पासिंग मार्क्स है तभी पास होगा, आप चाहे कितने भी लाखों बच्चे उस एग्जाम को दे दें। ठीक है, वही पास होंगे जो 33% से अब होंगे। सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस एग्जाम, जैसे कि अभी आप बीएड दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, नॉन क्या होता है? जिसमें टॉप वाले ही जॉब को जिनको मिलेगी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, पहले तो यहाँ पर आपका पूरा जो इम्पोर्टेंट जितना भी था आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप ये पूरा वीडियो देख कर जाएंगे, पीवाईक्यू देख कर जाएंगे, और पेडागोजी स्पेशल क्लासेस की भी जो मैं आपकी लिंक है उसको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी। ठीक है, तो दोनों प्लेलिस्ट देखकर जाइएगा। पेपर कैसा होता है मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।